आपकी स्माइल का राज क्या है? I don't know, and you won't believe I don't like my smile. Oh really? The only thing मुझे जो अपने आप में नहीं पसंद है वो है मेरी हंसी. ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग आपके लिए क्या है? जया जी का मिस्टर परफेक्ट. हाँ. तो nobody is perfect. Obviously lovable कि इंसान जो आपको प्यार दे सके, because I don't think I need something else. तो I am finding for true love. धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे लगते हैं आपको? जया किशोरी जी के बैग में क्या क्या होता है? ऐसे तो बहुत कुछ होता है, पर क्योंकि मेरा बैग आपने भी देखा होगा, वो तो बहुत ही बड़ा है, बहुत और मेरे बड़ा। पापा उसको झोला बुलाते हैं. गजब बेइज्जती है. एंड दैट्स अ रियली एक्सपेंसिव बैग. तो मुझे बड़ा ही हर्ट होता है कि आप उसको झोला कैसे बुला सकते हो. आपकी अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव परचेज कौन सी रही है? इंटरेस्टिंग. ये मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी. WHO की एक रिपोर्ट थी कि 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से अफेक्टेड होते हैं. तो मेंटल स्टेट बहुत ख़राब है. लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान होते हैं. तो आप भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इस स्टेट में थी, डिप्रेशन, आप डिप्रेस फील कर रहे थे? मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड टाइम मैंने अगर फेस किया था तो कुछ महीनों पहले ही किया है. और उस वक्त शायद मेरे आसपास वाले जिनके साथ मैंने कुछ वो बातें शेयर करी है कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं कमरे से भी कैसे बाहर निकलूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं. मैं क्योंकि मुझे आदत है, मैं किसी के साथ नहीं सो सकती. मुझे अकेले रात, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम है, चाहे मेरी पढ़ाई का टाइम है, चाहे मेरा मी टाइम है, सब ये मेरा है. मैं पूरे दिन आपके साथ बैठ सकती हूँ, रात को मेरा कमरा जब बंद हुआ, ये मेरा टाइम है. अपने आप को ठीक करना, अपनी बातों को सुनना, अपने समय को देखना. और मैंने इतने सालों में शायद पहली बार उस रात अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, मेरे पास आ सकती हो क्या, मुझे नींद नहीं आ रही. हेलो एंड वेलकम टू सुपर टॉक्स, आपका फेवरेट पॉडकास्ट. और आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे मुंह पे एक अलग सी मुस्कुराहट है, एक बहुत ही बढ़िया सी स्माइल है. उसकी वजह यह है कि बहुत समय बाद फाइनली वो दिन आ चुका है कि मेरी फेवरेट और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में है. मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल गुरु, अवार्ड विनर, जिसको बच्चा बच्चा और बूढ़ा बूढ़ा इंडिया में जानता है. और अगर हम उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो दिमाग में यही आती है कि मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. अमेजिंग. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रो. थैंक यू सो मच जया जी. एंड कैसा लग रहा है? वेलकम टू सुपर टॉक्स. थैंक यू हमारी झोपड़ी के भाग खोलने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. नहीं, इट्स माय ऑनर टू बी हियर. आपने मुझे बुलाया, हम अच्छी बातें करेंगे, कोशिश यही रहेगी. तो थैंक यू सो मच. एंड बहुत ही अच्छी वाइब है और आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी है. सो आई होप ये मुझे पास ऑन हो जाए. फॉर श्योर. मैम, होता तो उल्टा है कि लोग आपसे एनर्जी लेते हैं, बट आज हम ट्राई करेंगे कि हम पूरे पॉडकास्ट में हम हर लेवल की एनर्जी को कैच कर सकें, ताकि ऑडियंस का हम उन सभी पिन पॉइंट्स को भी हम कैच करें. तो जय जी, मैं अभी रिसेंटली आपकी जो स्टोरी देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि आपकी स्माइल से मुझे सुकून मिलता है. तो पहले आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस ओनली कि आपकी स्माइल का राज क्या है? आई डोंट नो, एंड यू वोंट बिलीव आई डोंट लाइक माय स्माइल. ओह रियली? द ओनली थिंग मुझे जो अपने आप में नहीं पसंद है वो है मेरी हंसी. क्योंकि मेरे दांत बहुत छोटे हैं तो आपके गम्स दिखने लग जाते हैं. अच्छा. तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है अपने आप को हंसता देखकर कि यार क्यों ऐसे थोड़ा सा मुंह कम खुल सकता था. पर कभी कभी होता है ना कि आप अपने आप से उतना प्यार नहीं करते जितना लोग आपसे करते हैं. तो कुछ चीजें जिसमें आप खुद सेल्फ डाउट में हैं, आपको लग रहा है नहीं ये सही नहीं है, और शायद लोगों को आपको ही देखकर पावर मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है. तो इसलिए कहीं ना कहीं कहा कि अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए. आप दूसरों की नज़र से खुद को देखिए तो शायद आप बहुत बेहतर है. जितना आप अपने आप को कम आंकते हैं उतने कम आप है नहीं. तो शायद मे बी ये रीज़न है. तो स्माइल के अलावा ऐसा और भी कुछ है? जैसे आपने बोला कि आपको स्माइल नहीं आपको लगती, तो ऐसा और कुछ भी है जो आपको लगता है कि मेरे अंदर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ऐसे तो आई एम अच्छी, बहुत अच्छी हूँ मैं. मैंने भी कमेंट किया हुआ है जया जी की फोटो पे, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल. आज आपने बताया रीजन कि आपको स्माइल पसंद नहीं. बाय स्माइल आई मेंट द चार्म यू गिव. एक्चुअली सो इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट अबाउट द स्माइल. आई थिंक
कि मैं काफ़ी खुश हूँ, टच वुड, गॉड्स ग्रेस। और लेकिन खुश का मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ की सिचुएशंस अच्छी चल रही है सिर्फ इसीलिए खुश हूँ। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है और वो एक्चुअली यही है कि मुझे भगवान की बातें करना है, मुझे उनके भजन गाने हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स की बातें करनी है, मुझे लोगों के चेहरे पर हंसी लानी है और वो देखकर अपने आप अंदर से इतने खुश होते हैं। तो जैसे आपने कहा द चार्म और मे बी आई डोंट नो क्या, पर उनको वो देखकर अच्छा लगता है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब उनसे मिलती है, जो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छे से बच्चे ट्रैक करते हैं कि बच्चे हर किसी की गोद में बैठते नहीं हैं और आप कईयों को देखेंगे कि वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनको फोन भी दिखा रहे हैं, चॉकलेट भी, पर वो तो बिचर जाता है कि नहीं तो नहीं बैठना मुझे, नो मैटर वो शायद किसी की भी सेलिब्रिटी है, कोई भी है, बच्चा तो बच्चा होता है और इसलिए वो भगवान का अवतार होता है कि उसको नहीं पड़ी मेरे पास कौन है, उसको वाइब नहीं अच्छी लगी, वो उतर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, तभी वो अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकता है और बिना कुछ किए कि सिर्फ उनके पास बैठने से आपको एक खुशी फील होती है, एक शांति या सुकून फील होता है, तो तभी हो सकता है जब आप अंदर से काफी खुश है। एक ना इंद्रेश उपाध्याय जी का बड़ी अच्छी लाइन लगी थी मुझे, उसमें उन्होंने कहा कि गीता जी में कि अर्जुन जब सुख भी अति में मिल जाएगा ना, तो वो सुख भी हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा इंसान को, क्योंकि सुकून चाहिए होता है जीवन में। तो आपने बड़े आसानी से कह दिया कि अंदर से खुश होना चाहिए, बट लोग तो बहुत लड़ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि वो अपनी खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। I always say that I am not against money. I am with money. I am with materialistic life. I am with a life which gives you comfort. But ये समझना कि वो मुझे comfortable बनाने के लिए है, खुश करने के लिए नहीं। तो जो कार्स होंगी, फोन्स होगा, अच्छे कपड़े होंगे, ये मुझे फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत अच्छा ब्रांडेड कपड़ा या महंगा, द क्लॉथ इज गुड, यू फील गुड, वो क्लॉथ आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है। कोई अच्छी गाड़ी लेते हैं, वो गाड़ी का कंफर्ट अच्छा होता है, पर वो गाड़ी आपको खुश रखेगी ये थॉट आप मत लेकर आइए कि ये मेरी खुशी का जरिया नहीं है, ये मेरी जिंदगी को आसान बनाने का जरिया है। तो पहला चीज़ कि आप अपना ध्यान अलग लेकर जाइए कि खुश तो मैं, कुछ हो, गाड़ी हो नहीं हो, घर हो नहीं हो, मैं उसके बिना भी हो सकता हूँ और लोग हैं। आप बहुत लोगों को देखेंगे और सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे संत होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में, खुश है ना। पर इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कहूँ आप भी जंगल चले जाओ, लेकिन आपको ये समझना है कि उन्होंने ये चीज़ समझ ली है कि खुशी किसी चीज़ से नहीं आती, वो आपके अंदर का इमोशन है और आपके पास कुछ हो ना हो आपको मिल सकता है। कंफर्ट चीज़ों से आता है, उसके लिए आप मेहनत करिए, काम करिए, पर आप उनको जरिया मत बनाइए कि जब तक ये गाड़ी मेरे पास है तब तक मैं खुश हूँ। एक डेंट लगते ही रोने लग जाओगे, एक हेडलाइट टूटा नहीं आप रोने लग जाओगे, तो आपने तो अपनी खुशी एक नॉन लिविंग बीइंग को दे दिया, मतलब जान भी नहीं है उसमें और वो आपको चला रहा है। तो ये तो आपके खुद के लिए बहुत अपने आप को डिमीन करने वाली बात है। तो मेरी खुशी, जैसा मैंने कहा, परिस्थितियों से नहीं है, अपने आप से है कि मैं अपने आप से खुश हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चल रहा होगा लाइफ में, प्रॉब्लम्स भी चल रही होगी। कई बार मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि यार लाइफ में तो बड़ी दिक्कतें चल रही है पर तुम्हारे चेहरे पे नहीं आ रहा। मैंने बोला चलती रहेंगी, किसके नहीं चलती है, पर अगर उसको पकड़ के मैं रोने बैठ जाऊं तो प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं होने वाली, पर डेफिनेटली ये जो मेरा प्राइम टाइम है जीवन का, ये एज है, ये तो वापस नहीं आएगा ना। तो मैं इसको क्यों रोने धोने में बर्बाद कर दूं। ठीक है, जब ठीक होना होगा हो जाएगा, तब तक तो खुशी से जीते हैं, जो है उनको देखते हैं, आपके अपने हैं, आप खुद हैं, आप हेल्दी हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं चीजें ठीक से, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। पर इतना सारा, मतलब हम जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि मतलब घर से ऑफिस जाने में भी इतना सर दर्द हो जाता है ट्रैफिक में, और इतना वो हो जाता है कि रोड रेज भी हो जाता है कभी भी, और फिर ऐसा लगता है गुस्सा आता है, इरिटेशन होने लग जाती है। और कोशिश ये रहती है कि जब हम वीडियोस भी देखते हैं टू हाउ टू गेट मेंटल पीस की बात हम जब करते हैं, तो पहली चीज़ आती है कि मेडिटेट करो। वो मेडिटेशन भी नहीं हो पाती, मेडिटेट भी करने बैठे हैं तब भी 100 तरीके के ख्याल आते हैं। तो ये मेंटल पीस और ये खुश रहना, इसको कैसे हम करें, खुश रहे कैसे? ऊपर व्हाट डू यू थिंक आपको कोई? पर आई थिंक एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी हर चीज तो इंस्टेंट नूडल्स नहीं है ना कि मेडिटेट करने बैठे और दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। इट विल टेक टाइम कि आप सालों से आपने इतना कचरा भरा है और आप चाह रहे हो एक दिन में मैं सब सफाई कर दूं। दिवाली की सफाई एक दिन में नहीं होती, सही बात। जबकि हर साल आप घर साफ करते हैं और कई तो घर रोज साफ हो रहे हैं।
फिर भी दिवाली में भी आपको 3-4-5 दिन घर को साफ करने में लग जाता है। तो कुछ कुछ दिन के कचरे को भी साफ करने में इतना टाइम लगता है। हमने तो कितना कचरा भर के रखा है कि आप जैसा कह रहे ट्रैफिक से गुस्सा आ रहा है, अरे क्या कर लोगे, बैठे तो सबको रहना है, सारी गाड़ियां बैठी है, आपके गुस्सा करने से ट्रैफिक ठीक हो जाएगा? नहीं। आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ, कहीं और भी ध्यान लगा लो। क्योंकि मैं यही कहती हूँ, होना तो है ना, लाइफ जितनी लिखी है जीनी है, रो के जी लो, हंस के जी लो। और आप ट्रैफिक में हर आदमी बैठा होगा, लेकिन आप देखिए, अब आप कई गाड़ियों में बच्चों को देखिए, वो तो नहीं चिढ़ रहे, वो तो उसी में खेल रहे हैं, जबकि हो सकता है वो अपने नानी के घर जा रहे होंगे, वो अपने प्ले स्कूल जा रहे होंगे, वो शायद कोई वाटर पार्क जा रहे होंगे, पर वो जब बैठे हैं वो दूसरी चीजों में खेलने में लग गए, वो नहीं रो रहे। पर यहाँ जो अडल्ट बैठा होगा वो चिढ़ रहा है, वो अपनी स्टीयरिंग को मार रहा है, वो उसको कह रहा है अपने साथ जो बैठा है, रे परेशान मत कर मुझे, ये सब करने से ठीक हो जाएगा? नहीं। लेकिन आपके आसपास जो लोग बैठे वो आपसे चिढ़ गए। करेक्ट। कि हर छोटी चीज में चिढ़ जाता है। आपने अपना भी मूड खराब किया, अपनों का भी मूड खराब किया। हो सकता है उस वक्त आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे रिश्ते भी खराब हो जाए, और जैसा आपने कहा गुस्से में आप कोई ना कोई ऐसा काम भी कर देते हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम बन जाता है, या किसी के साथ गलत हो जाता है। आपने मार दिया किसी को, आपकी हाथापाई हो गई, सब कुछ गलत हो गया, सिर्फ एक कारण से कि आप ये नहीं समझ रहे कि मेरे कुछ करने ना करने से उसको कुछ होने नहीं वाला। वो ट्रैफिक तो जितनी देर रहना है रहेगा। ठीक कह रहे हैं। तो आप मेडिटेशन खुद अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं? जी, मैं चैंटिंग के तौर पे करती हूँ। तो मेरे लिए मेडिटेशन 2 पार्ट्स है, वन इज चैंटिंग, वन इज स्क्रिप्चर्स। तो जब आप मेंटल पीस की बात करते हैं तो मुझे ये सारी बातें कोई डे 1 से नहीं पता थी कि हम, जैसे आपने गीता जी की बात कही कि अति सुख आपको खराब कर सकता है, अति दुख भी आपको खराब कर सकता है। तो स्टेबल माइंड आपका हर चीज़ ठीक करता है कि खुशी में भी बहुत खुश मत हो, क्योंकि अगर चला गया तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, और बहुत दुख हो तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को सेल्फ डाउट में मत लेकर जाओ कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। बीच में रहो, जो चल रहा है ठीक है, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं चल रहा है तो भी कोई नहीं, अच्छी बात, अपना तो काम करते रहेंगे हम। तो इससे ये चीज़ें आपको स्क्रिप्चर्स सिखाती है। पर क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में स्क्रिप्चर स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे संस्कार यही थे और यही चीज़ों को मैंने लाइफस्टाइल बनाया था। और प्लस चैंटिंग जो आप प्रॉपर मेडिटेशन बोलते हैं, क्योंकि जब मैं चैंट करती हूँ तो मैं ज़ोर से करती हूँ, तो जो चाहे मंत्र है, उनके एक एक शब्द, उनकी वाइब्रेशंस, वो आप फील करते हो अपने बॉडी में, जो आपको बहुत सुकून देते हैं। तो मैं ये 2 चीज़ों को अपने लाइफ का मेडिटेशन मानती हूँ, और जो मेरी अभी तक की कोशिश रही है कि कुछ और हो ना हो, ये 2 चीज़ें रोज़ हो। तो किस नाम का आप चैंट करते हैं? नहीं, कभी ऐसे तो मैं ओम का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। ये 2 नाम मुझे, क्योंकि हमें ऐसा बताया गया है हमारे गुरुओं के माध्यम से कि बहुत सारे मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। ओके। कोई एक मंत्र पे सिद्धि हासिल करनी चाहिए, कि बस अब वही मंत्र है आपका, वो आप चूज करिए, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे शायद ओम में एक अपनापन लगा, या ओम नमः शिवाय में मुझे लगा कि मुझे यही करना है। मुझे इसके साथ पता नहीं क्यों, जबकि मुझे भगवानों के तौर पे श्री कृष्ण ज्यादा पसंद है। ये आने वाला था, इसी पे आने वाला था। उनकी भक्ति पर मुझे पता नहीं मंत्र में अलग सा अपनापन मुझे ओम नमः शिवाय में, ओम में लगता है। तो मैंने उसी का जाप शुरू किया था, और मैं अब इतने सालों से मैं उसी का कर रही हूँ। और जो ये भी कहा जाता है कि एक ही मंत्र पे आप सिद्धि हासिल करते हैं, कि आप कितने समय तक कर रहे हैं, और वो आप प्रॉपरली समझ ले आप किसी से, क्योंकि सबके एक आध्यात्मिक गुरु तो होने ही चाहिए। तो हम उनसे समझे कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, और कहते हैं कि अगर मंत्र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो मंत्र उल्टा असर भी करता है। तो क्या होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन? नहीं, वो आप जो भी मंत्र ले रहे हैं आप, हाँ, तो आप किसी से प्रॉपरली गुरु से, जैसे ओम के लिए हम कहते हैं कि ओम का जब आप जाप करते हैं तो आप ओम नहीं बोलते हैं, ओम। तो ये प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ, क्योंकि एक एक चीज एक एक जगह हिट करती है, वो पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा करती है। राइट, आपने बोला वाइब्रेशन से फील भी हुई है जी। अभी तक मैं भी कर रहा था, तो मन में कर रहा था, बट मन में तब होता है जब आप पूर्ण रूप से उस मंत्र से जुड़ चुके हो, कि अब आप मुंह बंद करके भी आपका शरीर वो जाप कर रहा है। लेकिन अभी तो ये सब हुआ नहीं है ना, तो हमें तो अब
भी तो जोर से करना पड़ेगा। तो मुझे चैंटिंग आई थिंक सबसे बेस्ट प्रोसेस लगता है कि स्टार्ट में आप जोर से शुरू करिए। जब आपको लगेगा कि जो आपने कहा दिमाग शांत हो चुका है, तब अपने आप ही आप देखेंगे कि आपका बोलना बंद, लेकिन मन के अंदर वो जाप चल रहा है। उस दिन मैंने आपने वो पोजीशन तो हासिल कर ली कि अब आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपके मन के अंदर ही जाप चल रहा है। तो जय जी, थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ चलते हैं। हमने रिसर्च की, आपकी सिस्टर के बारे में भी सुना, चेतना के बारे में, उनके साथ आपकी नोकझोंक भी होती रहती है कपड़ों के ऊपर, कभी कपड़े ये डाल लेते हैं वो डाल लेते हैं। बचपन से आपका जो साथ दादी जी के साथ बहुत रहा, आपने बताया कि उनसे कहानियां सीख सीख कर ही आपने वो चीज़ को आगे जी। तो अगर इसको बिल्कुल हमें समराइज करना हो, दो चीज़ें इसमें। फर्स्ट पार्ट इज आपका रिलेशनशिप कैसा आपकी फैमिली के साथ, दूसरा कि जैसे जो घर के बड़े होते हैं उनसे बहुत सीखने को मिलता है। जैसे मेरी मदर इज़ फ्रॉम पंजाब गुरदासपुर, तो जब भी मैं नानी हाउस जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरी नानी पंजाबी में कहती है कि बेटा सोने दी रोटी थोड़ी खानी है, मतलब ऐसे ही समझाने के, सोने की रोटियां थोड़ी खानी है बेटा, खुश रहना, वो इस तरह। तो आपने अपनी दादी जी से ऐसी कोई बात सीखी हो यार, आपने जो ऑब्जर्व किया हो, जो आप आज भी अपनी लाइफ में उसको प्रोसेस करते हैं? मैंने बहुत रिसेंटली आई थिंक एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने जो सबसे पहली कहानी मेरी दादी से सुनी थी, गजेंद्र मोक्ष की कथा थी वो। जो गजेंद्र नामक हाथी रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, कि वो भगवान को रोकर पुकारते हैं। मेरी दादी मुझे कहती थी कि बस बेटा भगवान को ना रोकर बुला लो, ये कमजोरी है भगवान की, रोते नहीं देख सकते अपने भक्त को, और वो कैसा भी हो। तुमने बड़ी बदमाशी भी करी होगी ना, जैसे मम्मी पापा होते हैं, आप कितने ही बदमाश बच्चे हो, माँ बाप के लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। सही बात है, सच है। और वो बच्चा रो देना तो वो सारी गलतियां भूल जाए बच्चे की। बच्चा भले ही माँ बाप की गलती जिंदगी भर नहीं भूलता कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। माँ बाप तो बच्चा रो दे और वो भूल जाए कि इसने शायद मुझे घर से भी निकाला होगा, या शायद इसने मुझे गालियां भी दी होगी, वो रो दिया और ये पिघल जाते हैं। तो बोले माँ बाप वही होते हैं, भगवान वही होते हैं कि आपने रो दिया। और इसीलिए जब मैंने भागवत कथा शुरू की थी और इस बात से एकदम रिलेट करता हुआ मुझे श्लोक मिला था कि भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदनासई तबहि। एक बार मेरे सामने आ जाए वो और बोल दे कि नाथ मैं आपका हूँ, बहुत गलतियां हुई मुझसे, लेकिन मुझे संभाल लो, अब मैं आपका हूँ। जन्म कोटि अदनासई तबहि, उसके जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप वहीं खत्म कर दूंगा, बस आ जाए मेरे पास। तो वो ऐसे हैं। तो उस कथा से मुझे मेरी दादी और फिर पापा भी मुझे जब ये कहानी बार बार, क्योंकि एक तरीके से हमारा बेड टाइम स्टोरी था, इसमें भजन भी होते थे, सुलाते वो मुझे ऐसे ही थे। मुझे ये रियलाइज होने लगा था मेरी लाइफ के सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है भगवान के सामने रोना, और दुनिया के सामने कभी नहीं रोना। और ये आज तक है कि आज मेरे अपने कई बार मुझे कहते हैं कि तुम अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। मुझे लगता है मेरे पास शेयर करने वाला है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स वही सुनेगा, वो और ठीक वही कर सकता है। हम सबको बता सकते, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता है, कोई ये सोचता है कि अरे ये कोई प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपके तो मज़े चल रहे हैं, ये है। किसी को नहीं पता किसी की लाइफ में अंदरूनी क्या चल रहा है सिवाय उसके, उसको सब पता है, और वो बिना जजमेंट के आपकी बातें सुनता है और फिर उसको ठीक भी करता है। तो ये आई थिंक मुझे भगवान से इस बात ने बहुत जोड़ा था, जो शुरुआत मेरी दादी ने करी थी। बाकी रिलेशन मेरे परिवार के साथ बिल्कुल ऐसा है जैसा हर बच्चे का होता है कि हमारी नोकझोंक भी होती है, हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेटेस्ट लड़ाई किस बात पे? लेटेस्ट अभी हुई थी। मैं अपनी बहन के साथ ऑफिस जा रही थी और उससे पहले शायद किसी बात को थोड़ा लेट कर रही थी, तो मैंने थोड़ा कह दिया कि अरे लेट हो रहा है, और उसने थोड़ा सा शायद मुझे जोर से, और मैं कि मैं बड़ी बहन हूँ, यू कैन टॉक टू मी लाइक दिस, तो उसको लेकर थोड़ा झगड़ा हुआ। पर उसे मुझे मनाना आता है, तो चाहे मैंने पहले भी इंटरव्यूज में कहा कि उसको पता है मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मेरी थाली में जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन कोई नई डिश आएगी। और वो क्योंकि वो खुद से सॉरी बोलना उसको थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैं उस वक्त उस मूड में हूँ कि नहीं कि मैं वो सॉरी भी समझूं, तो वो मुझे इस तरीके से मनाती है। या मैंने कुछ दिन पहले स्टोरीज डाली थी कि हम अभी एक्चुअली कुछ दिन सब घर ही थे होली की छुट्टी पे, तो हम जब भी बाहर जाते थे तो वो कहीं से कोई फ्लावर शॉप देख के वो मुझे फ्लावर्स देती थी। मैंने 2-3 स्टोरीज डाली थी। मुझे सॉफ्ट टॉयज पसंद है, तो 3-4 सॉफ्ट टॉयज अलग अलग जानवर मेरे कमरे में अभी नए आए हैं कि मैं जब कमरे में घुसूँ तो ये तरीके होते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं मेरे घर में
बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ। और इन टोटल लाइक मेरी मासी का खानदान हो, बुआ साइड हो, पापा, सब कुछ, सो एवरीवेयर आई एम द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड। शायद ये भी है कि मैं उतना प्यार उन्हें वापस देती भी हूँ तो उनको अच्छा लगता है। पर हाँ, तो एकदम नॉर्मल रिलेशन है जहाँ आप नखरे भी कर रहे हो, आप लड़ाई भी कर रहे हो, आप डिस्कशंस भी कर रहे हो, जहाँ सीरियस डिस्कशंस भी हो रहे हैं। तो बड़ा ही कैजुअल सा और चिल सा रिलेशनशिप है मेरा मेरे पेरेंट्स और फैमिली के साथ, जो मुझे कई बार लगता है कि आज कम है कि आप पेरेंट्स के साथ एक टाइम के बाद इतने क्लोज नहीं होते हो जितना आज मैं हूँ, कि मुझे उनके सामने कोई भी का मतलब है कोई भी बात मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ, चाहे मजाक है, चाहे सीरियस है, चाहे कुछ भी है। मेरी लाइफ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको उनके सामने बोलेंगे कि ये मम्मी पापा के सामने थोड़ी बोलते हैं। मैं सब बोल सकती हूँ और वो कभी जज नहीं करते मुझे। आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है कि मैंने भी रियलाइज करा, क्योंकि हमारे घर में भी एक रूटीन है कि हम लोग डिनर साथ में करते हैं सारे। अब खैर जब पॉडकास्ट शुरू है तो टाइम थोड़ा कम दे पाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो उसमें मैंने रियलाइज़ करा, जब भी कॉल होती थी घर पे तो मैं ऐसे, पहले की बात अलग है, अब होता है कि हाँ जी मम्मी क्या हुआ, हाँ जी बताओ, ठीक है। फिर मैंने जब रियलाइज़ करा ना, अब मम्मी का से फ़ोन आता है, हाँ जी मम्मा क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मम्मी कहती है, फिर इतने ही प्यार से वापस आते ही खाना खा लिया, हाँ जी खा लिया, बहुत बढ़िया बना। इतने में इतने खुश हो जाते हैं घर वाले कि अलग ही वो रहता है। लेकिन आजकल रियलिटी में जो रिलेशंस हम देखते हैं घरों के अंदर, बच्चे जो हैं बड़े होने के बाद जब टाइम आया है कि माता पिता को संभालना है अब आपको, वो घर से बेघर कर देते हैं। ये बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या सोच मेंटालिटी आती होगी इन लोगों के अंदर कि अपने मॉम डैड को ही बेघर कर देते हैं और गलत तरीके से बोलते हैं। यार मुझे तो लगता है, जहां तक मेरी परवरिश है, कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऊपर ऊंची आवाज में बात करने से। तुम इतना कर कैसे लेते हो, स्टेप कैसे ले लेते हो? इसमें आई आल्सो ऐड, जैसे जय जी, अब मुझे किसी ने बोला भी था आपको पूछने के लिए, मैंने बहुत लोगों से बात की आपसे। किसी ने मुझे बोला कि राघव, हम ना मैं मम्मी को ऑब्वियसली प्यार बहुत करती हूँ, बट ना कुछ भी अपशब्द निकल जाते हैं लड़ाई के वक्त, जो गुस्सा टेम्परेमेंट होता है ना, तो उसका पाप तो नहीं चढ़ता हम पे, क्योंकि मैं दिल से नहीं बोल रही पर लड़ाई तो हो रही है। तो ये जो फैमिली है, रिलेशन है, बच्चों का नोक-झोंक जो चलती रहती है, तो इस पे व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक होता है नॉर्मल झगड़े जहाँ कई बार माँ बाप भी गलत होते हैं, पर मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी है माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। और अगर आप स्वार्थ के साथ प्यार कर रहे हो कि हमने इतना किया तो अब ये एज के बाद ये भी इतना करेगा, ये आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए कि मुझे करना है। और इसीलिए नहीं कि बस जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे उनको खुश देखकर एक्चुअल सक्सेस फील होता है। मुझे मेरा सक्सेस मेरी चीज़ों से फील नहीं होता। जब मैं महंगे कपड़े पहन रही हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे उनको शायद साल में एक महंगा शर्ट गिफ्ट करके खुशी मिलती है, और जब वो पहनते, क्योंकि वो खुद ही नहीं लेना चाहते। और मुझे तब भी लगता है कि ये प्रूव कर रहा है कि वो आपके सक्सेस से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको है तू खुश रहे, क्योंकि मेरे पैसे भी तेरे हैं और तेरे पैसे भी तेरे ही है, सब कुछ तो आपका ही है। लेकिन एक वो बॉन्ड शायद दोनों को क्रिएट करना पड़ता है। पहले के टाइम में पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक गैप था, चलो वो रिस्पेक्ट का गैप था, पर आज एक फ्रेंडशिप बनती जा रही है। पर कई घरों में ये नहीं हुआ है, तो ना रिस्पेक्ट रह गई है, ना फ्रेंडशिप रह गई है, वो बीच के रह गए। तो बड़ा ही अजीब सा रिश्ता उनके बीच हो गया कि दोनों साथ रह के भी साथ नहीं रह पा रहे एक दूसरे के साथ। कि माँ बाप को लग रहा है कि बच्चा बड़ा बदतमीज हो गया है, बच्चों को लग रहा है कि ये तो मेरी बात ही नहीं समझ रहे, यहाँ के मुझे घुटन फील होती है, इनका फर्ज है मुझे पालना। हाँ, और फ्रेंडशिप के चक्कर में भी वो बेटा अपने फादर को नाम से बुला रहा है। मतलब चलो ठीक है, आप फ्रेंड्स मान रहे हो एक दूसरे को, लेकिन आप नाम से तो नहीं बुला सकते। बट ये हो रहा है ना, हो रहा है ये। तो हाउ डू यू थिंक कि घरों में मतलब अगर किसी को कोई परेशान है तो फिक्स कैसे करे? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करो और अच्छे से कम्युनिकेट करो। जैसे मुझे ऐसा लगता है जब मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच कुछ ऐसी बात होती है जो होती है, ये बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है कि आप दोनों को एक पेज पर आने में टाइम लगेगा। एक फेज हर यंग बच्चे के जिंदगी में आता है जब उसको माँ बाप गलत लगते हैं।
कि इनको कुछ नहीं पता, ये मेरी लाइफ खत्म कर देंगे, इनके हिसाब से चला तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और ये सबके आता है, वो होते हैं ना जवानी, नई नई जवानी चढ़ रही है, सब पागल हो रहे हैं इनको और नए नए एक्सपोजर्स मिल रहे हैं और अब तब प्यार अलग हो चुका है। और मुझे तब बड़ा गुस्सा आता है कि एक तो सीखा प्यार कहीं से और लुटाया कहीं पे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो जिनसे सीखा थोड़ा उन पे भी लुटा दीजिए आप आके, कि कुछ साल का प्यार मोहब्बत आपके लिए इतना बड़ा हो जाता है कि जो जिंदगी भर जिन्होंने आपको प्यार दिया है और इतना दिया ताकि आप किसी और को वो पास ऑन कर सको, इस लायक बनाया, आप उन्हीं को प्यार नहीं दे रहे। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें आपको समझनी है कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और आपने जितने भी बच्चों की बात की ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद उनको रियलाइज होता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सॉरी बोलने के लिए पेरेंट्स वहां होते ही नहीं है, वो जा चुके होते हैं। और तब वो लाइफ टाइम वो गिल्ट लेकर बैठा रहता है कि मैंने क्या किया। या कई बार ये भी होता है कि जब पेरेंट्स कहते हैं ना कि तुम्हारा बच्चा होगा तो पता चलेगा, सही बात। कर्मा कम्स बैक। जो आपने अपने माँ बाप को जितना सताया ना, आपका बच्चा कई बार आपको उतना ही सताता है। और फिर आपको रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत किया। और आज मुझे वो चीज फील हो रही है कि ये बच्चा मेरे साथ वही कर रहा है क्योंकि मैंने अपने माँ बाप के साथ, पर ये सब चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी ना, वो इंसान, वो रिश्ता कुछ भी नहीं है आपके पास। तो व्हाई नॉट आप उसी वक्त कम्युनिकेट करो। मैं आज भी अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो, हम थोड़ी देर तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम गुस्से में हैं, और मुझे लगता है गुस्से में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, गुस्से में सिर्फ फालतू बातें मुंह से निकलती है। तो चुप हो जाओ आप थोड़ी देर, 1-2 घंटा अपने अपने कमरे में चले जाओ, बात मत करो, शांत होकर आओ कि पापा ये बात नहीं अच्छी लगी मुझे। या पेरेंट्स भी आए कि बेटा ये तरीका नहीं था बात करने का, ठीक है हम मानते, चलो हमसे कोई गलती हुई होगी तो आप हमें बताओ कि पापा नहीं ये सही है, मम्मा ये आप कर सकते हो। तो कम्युनिकेट करो और प्यार से करो, क्योंकि घर तो आपका ही है, ठीक आपको ही करना पड़ेगा ना। वो पैदाइशी माँ बाप थे और ना आप पैदाइशी माँ बाप को संभालने वाले बच्चे हैं, दोनों ही सीख रहे हैं। अब पर आपने माँ बाप को ऐसे पेडेस्टल पे बैठा दिया है ना कि ये तो भगवान है, तो ये तो गलती करेगा ही नहीं, और इसीलिए वो थोड़ी सी भी कुछ गलती करते हैं ना, आप 1 मिनट में उनको उनकी जगह से नीचे उतार देते हो कि माँ बाप होकर ऐसा कर रहे। अरे माँ बाप होकर क्या, इंसान भी तो है वो, तुम कितनी गलतियां कर रहे हो, वो 2 कर दे तो क्या हो गया। तो उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू करो कि गलतियां हो सकती है, वो भी पहली बार ही माँ बाप बने हैं, उनको क्या, और वो अपना बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, वो जितना कर सकते उतना कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे आप कोशिश करिए कि अगर उनके पोटेंशियल है वो चीज करने की, आप समझाओ प्यार से कि नहीं पापा ये नहीं, ये कर सकते हैं, अपने ज्यादा बेहतर होगा। मैं करती हूँ आज, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चीजों में इतनी समझदारी है कि मैं उनको बता सकती हूँ कि नहीं पापा टाइम चेंज हो चुका है, अभी इस टॉपिक पे नहीं, अपने इस टॉपिक पे बात करते हैं। वो सुनते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया ना, वो ये तरीका ये नहीं था कि मैं ये भी बोल सकती कि बाबा आपको नहीं पता, या आपका टाइम नहीं है, अरे आपको नहीं पता। तो उनको भी सकते कि हमने तो तुझे नहीं बोला कि तुझे नहीं पता, जब तेरा, हम तो तेरे लिए भला जितना सब कर सके, हमें नहीं पता तो हमें समझा देना, नीचे क्यों दिखा रहा है। माँ बाप थोड़ी बच्चों को जो छोटा बच्चा अब्बा बब्बा करता रहता है तब होता है इसको कुछ नहीं पता, इसको वो कितना अब्बा बब्बा भी आपका ध्यान से सुनते हैं। तो उन दिनों को याद करो, उन्होंने बहुत किया आपके लिए, और सिर्फ इसीलिए नहीं करना है, पर आप करके देखो, जो उनका करके आपको जो सुकून मिलेगा ना, मुझे लगता है वो सुकून कहीं नहीं है। करेक्ट। जब उनको आप मुस्कुराते हुए देखते हो, जब आप उनको बिजनेस क्लास में भेजते हो। अभी रिसेंटली मैंने किसी जो कॉमेडियन है कोई, उनका पॉडकास्ट देखा था, और वो कह रहे हैं कि मैंने बिजनेस क्लास में अपनी फैमिली को मैं ले गया, पूरा टाइम वो चिल्ला रहे मेरे पे कि क्यों खर्चा किया, ये किया, लेकिन बोले मैं थोड़ा भी इधर उधर हो रहा हूँ ना, मतलब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की थी, अपने घर वालों को अरे हाँ इसने बिजनेस क्लास कर दिया, एंड आई एम लाइक वो खुश है अंदर से, उनको अच्छा लग रहा है कि उनके बच्चे ने ये किया, तो खुशी मिलती है। बस उनको डर लगता है क्योंकि उनको इस चीज की हैबिट नहीं है। अब आप उसको नेगेटिवली ले सकते हैं कि देखो इतना किया फिर भी कैसे बिहेव कर रहे हैं, अरे उनका माइंडसेट है भाई, वो रहे हैं उस जगह जहाँ पे बचाने को बोला गया हमेशा कि 1 रोटी कम खा लो पर बचाओ, सेविंग्स करो, और तुम अचानक से बोलो उड़ाओ, राइट नहीं होता। आप गर्म पानी देकर नहीं बोल सकते 1 घूंट में पियो, उसको सिप करके ही पीना पड़ेगा। लेकिन आप अपने माँ बाप को बोल रहे हो 1 घूंट में पियो, कि 50 साल तुमने एक बिलीफ सिस्टम के साथ जिया है, पर आज मैं बोलता हूँ वो 50 साल का बिलीफ सिस्टम गलत है और 1 दिन में चेंज करो।
नहीं होगा, उनकी दुनिया पलट के रख दी तुमने कि आज तक मैं जो सोच सही रहा बात था वो सब गलत है। करेक्ट। थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, सब्र और अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, प्यार से बात करो। एंड ऑफ द डे यही सगे हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है। वो ये ना बाद में बोल देते हैं इतने से थे तुम जब तुम्हें शुरू करा था पालना, हाँ, अब ये इतने सब से आए नहीं, थे। ये भी अब ये पेरेंट्स की साइड आई वुड से, क्योंकि हर साइड बच्चा गलत नहीं होता जी। कि नहीं आप ये मत बोलिए उसको, क्योंकि उसको फिर ऐसा लगता है कि आपने जो भी किया आप उसको जता रहे हो। लेकिन जब आप जता दोगे, जब, क्योंकि ये अगेन गीता जी का ही है, जब अर्जुन कह रहे कि माँ बाप ये करते हैं, माँ बाप वो करते, तो वापसी तो चाहेंगे ना। तो भगवान कह रहे तब तो फिर ये व्यापार हो गया, सही बात है। ये तो सेल्फलेस लव नहीं है। इफ यू वांट समथिंग बैक तो यू कांट से दैट एंड डोंट से दैट कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। क्योंकि जब जस्ट इमेजिन बच्चा ये चीज़ वापसी में अगर बोले, जब बच्चा कमाने लग जाता है, वो बहुत कुछ करता है, बच्चा मैंने आपके लिए ये किया, हमें बच्चा गलत लगेगा ना। सिमिलरली बच्चे को भी उस वक्त आप गलत लगते हैं कि आप अपने प्यार के लिए फिर किया, या आप मुझे बता रहे हो कि ये किया वो किया ताकि तू ये कर। तो फिर वो खुशी वाला एस्पेक्ट कहाँ चला जाता है कि हमें तेरी खुशी चाहिए। फिर तो आपने इतना इतना किया क्योंकि आपको इतना इतना चाहिए, राइट। जो आपको नहीं चाहिए। हर पेरेंट की लाइफ से जो आपको नहीं चाहिए, मुझे पता है, पर आपके बताने के तरीके से लगता है कि आपको चाहिए। जी। तो कहीं कहीं माँ बाप को ठीक होने की थोड़ी थोड़ी जरूरत है, कहीं कहीं बच्चों को। ताली दोनों हाथ से बजती है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों ठीक से हाथ लेकर आइए तो अच्छी ताली बजेगी, वरना मिस हो ही जाएगी। पंजाबी में ना एक बड़ा अच्छी कहावत है, कहते हैं एक चुप 100 सुख। कि घर पे एक चुप हो जाएगा तो 100 सुख हो जाएंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, होगा कौन? होगा कौन? मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं बताऊं ऑनेस्टली, कि जैसे मैंने मुझे लगता है जो लड़कों का और अपने पिता के साथ रिलेशनशिप होता है, थोड़ा सा ना एक स्पेस होता है कंपैरेटिव टू योर मदर। अब जैसे मुझे घूमने जाना होता था तो मम्मी को बोलता था, पापा को बोलता था मुझे जाना है वहाँ पे, एंड मम्मी हमेशा ऐसे करती थी और वो कराती थी, बट पापा से पूछता था, मुझे पता है डांट ही पड़नी है और मना ही होना है। तो वो हमेशा से एक ना वो स्पेस मुझे लगता है लड़कों का। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिपल्शन शुरू हो जाता है, आप नहीं जानते मैं तो जाऊँगा। फिर घर पे लड़ाइयाँ और सारे नेगेटिव होते हैं। तो एक बार की बात है, मुझे अभी भी याद है, मेरा पंजाब से नाना घर आए थे, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, कुछ ऐसी मेरी पापा से बात हुई, तो नाना ने ना मेरे उस दिन मुझे एक रियलाइजेशन हुई, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बेटे तेरे को सद्बुद्धि हो, कुछ उन्होंने उस वक्त बोला, कम से कम 5-6 साल पुरानी बात होगी। उस वक्त मैं सोचा क्या यार पापा, अच्छा उस वक्त आपको ये लगता है गलती दूसरे की है, तो नानू ने मुझे ये बोला था तब। तो जब अब मैं उनसे बात करता हूँ, वो यही कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है, माँ बाप ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, सैक्रिफाइस तुम्हें करने की बारी है। तो मुझे लगता है जब से मैंने ये अपने में चेंज लाया कि मैंने खुद को चुप किया और दूसरे की सुनी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो दैट वर्कड आउट। एंड आई थिंक यू नो एक बहुत सुंदर कोट है कि अगर रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। कई बार बातें इतनी बड़ी होती है कि आपको ऐसा लगता है ये रिश्ता मुझे गया चलेगा, लेकिन ये बात मुझे खत्म कर देगी। उस वक्त फिर आप जैसे कई बार जैसे बच्चे, मुझे तो ये भी सही लगता है आप अलग रह लिए ताकि आप रिश्ता अच्छे से रख पाओ। लेकिन एक घर में आप जानी दुश्मन बन के लड़ रहे हो रोज, तो मुझे वो रिश्ते नहीं सही लगते। कि हाँ बच्चा अपना पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए दूसरे घर में रह रहा है, माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, और धीरे धीरे सी टाइम्स आर चेंजिंग। आज के माँ बाप, अगर हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम डेफिनेटली अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम अभी से सोच के चलेंगे कि भाई डिपेंडेंट नहीं होना, कल का निकल गया तो क्या करेंगे। सही बात। लेकिन हमारे पेरेंट्स के टाइम ऐसी सोच नहीं थी, तो एक शायद वो ऐसा होता है कि नहीं कौन ध्यान रखेगा, कौन क्या करेगा। पर धीरे धीरे चीजें बदल रही है, तो अगर बदल रही है तो मैं कहूंगी भले ही दूर रहो पर खुश रहो, पर एक घर में लड़के मत रहो कि एंड ऑफ द डे तुमको ऐसा लगे कि माँ बाप सबके ही गलत होते हैं या बच्चे सबके ही गलत होते हैं। इस हद तक अपने रिश्ते को मत लेकर जाओ। लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, पहले इमोशनल थे, अब ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। नहीं, आप बीच में रहिए, ना पूरे प्रैक्टिकल होइए ना पूरे इमोशनल होइए। कई जगह एकदम इमोशनल होके तो आप कहते हैं ना वो गलत चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हो, और कहीं ना कहीं तो गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मदर्स के लिए कि प्लीज आप ऐसे सैक्रिफाइसेस मत करिए जो आपके अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट करता है। रीजन बीइंग वो ट्रॉमा आप अपने बच्चे को पास ऑन कर रहे हो। कई बच्चों की लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं, फिर भी उनको चाहे एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, डिप्रेशन है, इनकी बीमारियां हो रही है, और उनको देखे क्या दिक्कत है भाई, दिक्कत नहीं है, जेनेटिकली वो सब ट्रॉमा पास ऑन हो रहा है।
क्योंकि माँ ने जो सैक्रिफाइसेस किया, उनके साथ जो ससुराल में गलत हुआ, उन्होंने उस वक्त उस चीज़ को हील वो नहीं कर पाई, या फिर शायद मे भी समझ भी नहीं थी उतनी कि हम समझे कि उस वक्त मेंटल इश्यूज क्या होते हैं। उन्होंने नहीं किया, पर उन्होंने अपने बच्चों को पास ऑन किया है। जैसे कईयों के लिए आप देखिए, जब कहते हैं प्रेग्नेंट होती है लेडीज, आप उस वक्त का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर उस वक्त वो बहुत ज़्यादा चुप है, अन्याय सह रही है, गलत सह रही है, वो बच्चा भी वैसा ही निकलता है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती गलत के सामने बात रखने की। वो बचपन से ही ऐसा होता है, वो अपने अंदर ही घुटता है, वो अपने अंदर ही रोता है, वो बताता नहीं है उसके साथ क्या गलत हुआ है। कहाँ से आया? अब आप कहेंगे हमने तो संस्कार नहीं दिए, जेनेटिकली दिए, क्योंकि उस वक्त आपने उस चीज़ को ठीक नहीं किया तो वो बच्चे में पास ऑन हुआ, जो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे। तो ज़रूरी है कि आप खुद वो सही काम करिए ताकि बच्चा भी वो करे। आपको देखकर ही बच्चा, और आपके अंदर भी बच्चा सीख रहा है, तो आपको सब करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चाओ गीता पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, कि आप डे 1 से उसको स्पिरिचुअलिटी गर्भ के अंदर से लेकर आ रहे हैं आप। लेकिन हम अजीब कहानियां सुन रहे हैं, क्राइम के मूवीज देख रहे हैं। बच्चा तो सब कुछ उसके अंदर भी संस्कार जा रहे हैं, तो वायलेंट होगा। चाहे बहुत, कई बच्चे आप शुरुआती दौर से देखिए बहुत वायलेंट, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मारामारी करते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ से आ रहा है? कुछ तो ऐसा हुआ है जब वो पेट में था। तो कई चीजें बहुत अंदरूनी होती है, हम समझते नहीं हैं। मैं इसलिए कहती हूँ बच्चा पालना कला है, इतना इजी नहीं है, और आप समाज पाल रहे हो आने वाला। आप ये मत सोचिए मेरे घर का बच्चा है, आपके घर का एक एक बच्चा आने वाला समाज है, और यही देश चलाएगा। तो ये जैसा होगा देश वैसा होगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप डे 1 से उसको प्यार भी सिखा रहे हो, प्रैक्टिकलिटी भी सिखा रहे हो, इमोशंस भी सिखा रहे हो, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना ये भी सिखा रहे हो, ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उसको तकलीफ ना पहुंचा सके। आपका कभी भगवान से ऐसा हुआ विश्वास उठाओ नहीं कि यार मेरा ये नहीं हुआ तो मतलब भगवान मिल नहीं। मैंने आई वुड से कुछ टाइम पहले ही है मेरे लाइफ में, मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड टाइम मैंने अगर फेस किया था तो कुछ महीनों पहले ही किया है। और उस वक्त शायद मेरे आसपास वाले जिनके साथ मैंने कुछ वो बातें शेयर करी है कि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैं कमरे से भी कैसे बाहर निकलूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। मैं, क्योंकि मुझे आदत है मैं किसी के साथ नहीं सो सकती, मुझे अकेले रात, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम है, चाहे मेरी पढ़ाई का टाइम है, चाहे मेरा मी टाइम है, सब ये मेरा है। मैं पूरे दिन आपके साथ बैठ सकती हूँ, रात को मेरा कमरा जब बंद हुआ, ये मेरा टाइम है। अपने आप को ठीक करना, अपनी बातों को सुनना, अपने समय को देखना। और मैंने इतने सालों में शायद पहली बार उस रात अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, मेरे पास आ सकती हो क्या, मुझे नींद नहीं आ रही। और उस वक्त शायद मुझे वैसा देखकर मेरी मॉम ने कहा था कि क्यों कर रहा है भगवान ऐसा। मैंने कहा वो नहीं कर रहा, कर्म तो मेरे ही है। किए होंगे कभी कुछ, पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इस जन्म में कुछ किया होगा, नहीं याद है, घूम के तो मेरे ही कर्म आ रहे हैं। और जितनी सजा लिखी है मिलेगी, जितने दुख लिखे हैं मिलेंगे, सह लेते हैं, देखते क्या दिखा रहा है। मेरा विश्वास नहीं उठ सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हो या बुरा मेरे ही कर्म है। कब के हैं बस मुझे पता नहीं, ताकि मैं क्या भगवान को बोल सकूं कि अरे भगवान ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे मेरा पिछला जन्म याद नहीं, मुझे इस जन्म में भी कल क्या खाया ठीक से याद नहीं। तो आपको नहीं याद रहता 10 साल पहले क्या हुआ होगा, कुछ चीज़ें अनइंटेंशनली आपसे हो जाती है। तो ठीक है, जो लिखा है मिलेगा, उसने लिख के रखा होगा तो मिलेगा, और नहीं लिखा होगा तो कोई दे नहीं सकता। कि आज कोई भी आप, चाहे आप किसी से झगड़ा करते हो, चाहे आपके परिवार में कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे आपके रिश्ते नाते हैं, लेकिन जो जिंदगी में भगवान ने लिख के भेजा है कि ऐसे कर्म किए तब ये फल तो तुमको भोगना पड़ेगा, वो तो मिलेगा। तो जय जी, जैसे आपने बताया, WHO की एक रिपोर्ट थी कि 300 मिलियन लोग डिप्रेशन से इफेक्टेड होते हैं। तो मेंटल स्टेट बहुत खराब है, लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, परेशान होते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं एक मेंटल इस स्टेट में थी, डिप्रेशन, आप डिप्रेस फील कर रहे थे, और अगर थे तो वो उससे निकले कैसे? मैं निकलने वाली बात पे ज़्यादा लाइट नहीं, मेरे लिए निकलना यही थॉट है कि मेरा एक्सेप्टेंस, मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं क्यों, क्या, कैसे, हो गया भाई, हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता इसका, जो हो गया वो हो गया। अब जो अब खुद के कंट्रोल में, उस पर काम करना शुरू करो। तो मेरे कंट्रोल में था मेरी मम्मी को बुलाना, मैंने बुलाया। वो भले ही जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं कर सकती थी मैं कॉल ना करूं और मैं वहीं रोती रहूं, नींद नहीं आ रही, मैं ये करूं, मैं पूरी रात ओवर। तो मैंने लगा ये तो कंट्रोल में नहीं हो रहा कि मैं अपने मूड को कैसे हैंडल करूं। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरी माँ।
मैंने बुलाया, वो आई, सर पर हाथ फेरा, उनसे बातें हुई, उन्होंने थोड़ा जो कहते हैं बचपन आप गोद में सर रख के सो रहे हो, आ गई, आधे घंटे में नींद आ गई आपको, ये कंट्रोल में था। तो जब ऐसी सिचुएशन आए ना, जब आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा, तो बस उस वक्त नजर डालो मेरे कंट्रोल में क्या है और उस पर अपना काम शुरू करो। माँ ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। मैं यही कुछ मुझे ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में कई ऐसी चीज होती है जिसका सोल्यूशन एक्चुअली कुछ नहीं रहा देन जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि क्या होगा। तो कुछ था नहीं, बात यही थी कि आप एक दूसरे के साथ है और आपको जिस वक्त किसी ऐसे की जरूरत है जो सच में आपको वो सेफ्टी महसूस कराए कि दुनिया में कोई भी आपको हर्ट कर सकता है। माँ बाप ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते इंटेंशनली। मुझे ये फील होता है और मैंने अपने, चाहे मेरे कजन्स, क्योंकि मेरे से काफ़ी छोटे कजन्स हैं मेरे, मैं कभी भी उनके साथ बैठती हूँ और बात करती हूँ और सब बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, मैं यही कहती हूँ कि ठीक है जो भी किया कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ क्या गलत है क्या नहीं गलत है। इतना प्यार तो कोई नहीं करेगा तुमसे, सही बात। जो वो करते हैं ना, और ये आपको बाद में ही रियलाइज होता है। आगे बढ़ जाओ, सब देख लो, अभी 18-19 वालों को नहीं समझ आएगा, अभी उनको उनका ही प्यार बड़ा सच्चा लग रहा है, यही है मेरी जिंदगी, यही मेरा सब कुछ। कहा माँ बाप देखो अभी बहुत जिंदगी बची है और रियलाइज होगा कि माँ बाप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता आपसे। इतने सेल्फलेस होते हैं ये कुछ नहीं चाहते आपसे, कुछ भी नहीं। एक आप शॉपिंग कर रहे हो, वो अपने ऊपर 200 खर्चा ना करे और आपके सब ऊपर 2 लाख खर्चा करने में सोचे ना। सिर्फ ये देखना कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, खुश हो जाए ये बच्चा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हर चीज जैसे आप कहते हैं ना अच्छे के लिए होती है। आज वो इंसिडेंट के बाद आगे के जितने महीने मुझे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए और ज्यादा मुझे पैम्पर करना, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सब दो इसको, सारी खुशी दो इसको, इसका मन नहीं उठना चाहिए चीजों से। ये अगर दुखी है तो इसको ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे कोई शौक नहीं, मुझे नहीं करना ये। तो उनको लग रहा है नहीं बेटा सब तुम घूमने भी जाओ, क्या खरीदना है तुमको, कहाँ खर्चे करने हैं तुमको, क्या देखना है तुमको। और मुझे ऐसा लग रहा है चलो ठीक है, उससे और हमारा रिलेशन अच्छा हो गया। और शायद मुझे उस वक्त वापस से रियलाइज हुआ कि कुछ भी खराब चल रहा होगा, ये 2 लोग हमेशा सही रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। कभी कभी ऐसे दोस्त भी आपस में बैठे होते हैं तो कुछ बात नहीं भी हो रही हो तब भी ऐसा लगता है कि मन को सुकून होता है कि बस साथ बैठा है। हर हम तो आजकल रील्स का जमाना चल गया है, राइट। तो हम तो कई बार ऐसा होता है ना, हम रील्स भी अगर अपने फोन में देख रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं अगर चारों घर पे है तो एक कमरे में बैठ के देख लो। हाँ अच्छा। अब उसमें क्या है कि सब अपने ही फोन में लगे हैं, लेकिन हर थोड़ी देर में जब कुछ बहुत अच्छा आएगा ना एक दूसरे को आप दिखा रहे हो, तो आप अपना एंटरटेनमेंट भी एक्सचेंज कर रहे हो। तो उससे भी एक बॉन्ड क्रिएट होता है कि हम हंस रहे हैं, हम एक दूसरे को अच्छी चीज भी दिखा रहे हैं, हम फनी चीज भी दिखा रहे हैं, पर हम साथ हैं क्योंकि हम कम रहते हैं। हम, मेरी बहन भी बाहर पढ़ती है दूसरी सिटी में, मैं दिन भर ट्रैवल करती रहती हूँ घर देखने के लिए। कभी मेरे साथ पापा ट्रैवल करते हैं तो मम्मी घर पे है, कभी मम्मी ट्रैवल करती है तो पापा घर पे है। चारों हमेशा साथ नहीं होते, तो जब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब दिन भर चारों एक ही कमरे में रहेंगे, बस सोने ही अपने कमरे में जाओ। वो भी मेरी प्रॉब्लम है, अदरवाइज अगर मैं मान जाऊँ तो वो चाहे आज भी कि हम चारों एक साथ सोते हैं। बड़ा हैवी हो गया, काफी इमोशनल बातें हो गई और काफी मन को शांति पहुंचाने वाली बात आपने क्लियर करी है। आई थिंक काफी लोगों का मन में डाउट क्लियर हुआ। अब एक बढ़िया चीज की बात करती है जो एक बड़ी फ्रेश न्यूज है जो हमें पता लगी, हमने देखी भी, जो क्रिएटर्स अवार्ड था जिसमें सबने आपको देखा, हमने तो देखा ही देखा जब आप स्टेज पे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करना ही बहुत बड़ी बात है और ऑरा अलग ही था, वीडियोस में हमने देखा। तो कैसा एक्सपीरियंस था? हालांकि लोग उसको कह रहे हैं कि एक इलेक्शन पास आ रहा है तो एक इलेक्शन का ट्रिक थी, इसको एक तरीका था वोट्स खींचने का, लेकिन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अब जब आपने पहले कहा वोट्स खींचने का या जो भी करने का, तो फिर भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए ना भैया, बढ़िया। अगर था भी, आज आप भी अगर हम पॉडकास्ट करें, हम प्रमोशंस तो करते हैं ना। आज अगर हम पॉडकास्ट खत्म हम बात करेंगे, कोलैबोरेशन पोस्ट होगी, हम पहली बार टीजर रिलीज करेंगे। व्हाट इज दिस? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप सब जगह ही करते हो, तो अगर कुछ वैसा भी था भी तो गलत क्या है इसमें? कोई गलत वे में थोड़ी किया था, और हर किसी को करना चाहिए। मैं कहूंगी कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो सबको बताना चाहिए आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ताकि हम भी देखें कि हाँ हमें किसको वोट करना चाहिए, कौन क्या काम कर रहा है। तो इसी वे के लिए मैं कहूंगी सबको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए और अपनाते भी हैं।
सबके अपने अपने तरीके होते हैं. अगर आप क्लोजली वॉच करोगे तो एवरीबडी इज डूइंग दैट. कोई किसी वे में कर रहा है, कोई किसी वे में कर रहा है. बट इसमें मुझे जो अच्छी बात लगी थी, नॉट बिकॉज मुझे अवार्ड मिला तो मैं ये बात कह रही हूँ, बट इंडिया से वहाँ पे आई थिंक 5 से 6 हजार क्रिएटर्स आए थे जी. अलग अलग फील्ड से. हर फील्ड से उन्होंने लोगों को बुलाया था. उसमें से कुछ फील्ड के जिन लोगों के लिए लोगों ने वोट किया कि हाँ हमें सबसे ज़्यादा लगता है ये चेंज ला रहे हैं, उनमें से कुछ को अवार्ड दिया गया था. अब अवार्ड देने से एक जो बाकी काम करे उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है True. कि वी वांट समथिंग लाइक दैट. तो वो लोग अपने आप और मेहनत करेंगे उस चीज़ के लिए कि आप चलिए वो स्ट्रैटेजी भूल जाइए, आप सिर्फ क्रिएटर्स की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है उस पर बात करिए. तो उनको एक मोटिवेशन मिल गया अपने काम के लिए और मेहनत से करने का. दूसरा, आज के टाइम पे पेरेंट्स को सबसे अगर अजीब काम कुछ लगता है दैट इज Content सोशल मीडिया creation. कंटेंट क्रिएशन. बिल्कुल ठीक. नाचने वाले लगते हैं. ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल मीम्स रहा सही है. बात है, मैं सही बात तो है, उसी बिल्कुल. लाइन में तो हाँ, मुझे तो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आज जब आप देख रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो रहा है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो हर किसी को ये लगेगा आई हैव टू डू समथिंग विच इज गुड. पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ ये फील्ड अच्छी है, अगर मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर लेगा. पर्पस लेकर काम कर रहा है तो वो वहां पहुंच सकता है. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो रहा है. कंटेंट क्रिएशन में भी अगर जब आप देखिए अवार्ड दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं समझा रहे कि आपके एरियाज क्या होने चाहिए वहां तक पहुंचने के. यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग. कुछ भी कंटेंट नहीं बना सकते आप जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और उससे किसी की भी मदद नहीं हो रही हो, और व्यूज के लिए भी कहे तो गलत नेगेटिव ही एस्पेक्ट जा रहा है दुनिया में. तो उनको भी समझ आ रहा है कि नो वी हैव टू चेंज. अगर हमें कंटेंट क्रिएशन में भी एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचना है, सो वी हैव टू गिव टाइम टू आवर कंटेंट. हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें मेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी. वी कैन नॉट डू जस्ट एनीथिंग. कह रहे कुछ भी Yeah. चलता है कि आज कई बार आप कुछ रील्स देखो ना, और आपको रील्स देखने का मैंने क्यों देखी भाई पूरी, सीरियसली. और उस वजह से देखिए ऑडियंस भी खराब हो रही है, इंक्लूडिंग मी. कि कई ऐसी रील्स कि आपको रील देखने के बाद गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों पूरी देखी. मुझे इसके स्टार्ट के 10 सेकंड्स में पता चलेगा कि बड़ी वाहियात रील होने वाली थी. कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, जी. एंटरटेनमेंट भी नहीं है. नॉट दैट मीनिंग से आई वुड से कि आप हर समय बहुत ही Logic हैवी ढूंढो. लॉजिक हाँ, और हाँ. मोटिवेशन हंसी तो आए, एटलीस्ट मजा तो आए. जाए, मजा आ जाए, एंटरटेनिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा हो जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ला रहा है आपकी जिंदगी में. कुछ भी ऐसा ना हो जो आपको गलत सिखा रहा है, जिनको देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों ही मेहनत करे, फिर सही बात है. क्यों इतने पागल हो रहे हैं हम. तो कहीं ना कहीं उस अवार्ड की वजह से कईयों को एक क्या कहते हैं, स्टेज मिल गया. स्टेज नहीं मतलब मोटिवेशन. Opportunity. चेक कहते हैं, हाँ. सेल्फ चेक. आई जस्ट फॉरगॉट द वर्ड. कि एक सेल्फ एनालिसिस हो गया चीजों का, हाँ है ना, कह कि सकते हैं हम जा कि सकते हम क्या कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं भी कि जी, नहीं, जी. या हमें क्यों नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो उसका रीजन क्या है. हाँ, हाँ. तो कईयों को सोचने पे मजबूर किया इस इवेंट में. तो जब आप मोदी जी के इतने पास थे तो हाँ. कैसा ऑरा था, कैसा फील हो रहा था, मतलब Nervous वैसे ही feel लगते कर हैं रहे वो थे कैमरे पे? मैंने तो लाइव देखा था आपको, उस वक्त मैं वहीं पे था. तो हाँ जी. हाँ, आई वाज देयर एट द इवेंट. तो जब आप मतलब मैं तो काफी देर, काफी सिक्योरिटी भी तब सारे वो गेट्स वगैरह बंद कर दिए थे, बट प्राइम मिनिस्टर है. अब मैं भी इतना पास था, मैं भी इतना खुश था, मम्मी को भी साथ में. तो जब आप एक्चुअली स्टेज पे उनके पास थे, आपको वाइब क्या आ रही थी? व्हाट वर यू फीलिंग? नर्वसनेस थोड़ा सा? मुझे नर्वसनेस थोड़ा, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर भाई. आपके देश का प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है. आप, मैं दुनिया से भी यही कहती हूँ, जब कई बार लोग कहते हैं कि आप ऐसे मैंने कहा देखो भाई, मैं मेरी बात नहीं करी, दुनिया में कहीं भी आप उन चीज़ों से मानते हो नहीं मानते हो, पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों ने इलेक्ट किया है, और अब वो प्राइम मिनिस्टर है. हाँ, वो तो एक सर्टेन रिस्पेक्ट तो आपको होनी चाहिए, आपका देश का वो प्राइम मिनिस्टर है. 100%. तो एक वो तो आपको नर्वस है कि भैया प्राइम मिनिस्टर से आपको मिल नहीं रहा, अवार्ड ही मिल रहा है और सीधा. आपने बोला भी था वहाँ पे हाँ. कि मैं यंग एज में स्पिरिचुअलिटी को आगे ले, हाँ. तो उस वक्त नहीं, वो उन्होंने बोला था, तो जो हाँ. मुझे काफी उनकी फिर ये बात अच्छी लगी थी, और मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा मम्मी, हाँ. उनको पता भी होगा क्या, या वो सिर्फ अवार्ड देने आ रहे हैं, या क्या हो रहा है. एंड देन वो लाइन बोलने के बाद जब मैं वापस घर आई, मम्मी ने बोला उन्होंने क्या बोला तुमने सुना? मैंने बोला, और वो मुझे शायद रियलाइज करता है कि मैं इतनी हाइप्ड थी उस समय कि बाद में मुझे याद भी नहीं था कि उन्होंने बोला क्या मेरे लिए. तो वही बोलती है कि तुम वीडियो देखो जाकर. मैंने वीडियो देखा, तो एक्चुअली उन्होंने जो मेरी तारीफ के लिए लाइन कही थी, वो मेरी जिंदगी का मोटिव है.
जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि मैं यही करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा आपने आध्यात्म को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाया, वाह। ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। तो मैंने कहा ये तो मेरा काम है कि इंसान ये बोल सकता है आपने कथा अच्छी करी, एग्जैक्ट वही पॉइंट उठाना जो आपकी जिंदगी का मोटिव है। ये मैटर करता है कि चाहे आप वो रिसर्चर्स होंगे जो भी होंगे, लेकिन इतना एग्जैक्ट जो भी था, तो मुझे ये चीज ने बड़ा इम्प्रेस किया कि ये तो बड़ी मोदी जी अच्छी ने हर बात चीज थी। वहां पर बहुत वाइब में हाँ, दी थी। और दूसरा यही कि उनकी वाइब बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने फनी भी बहुत हुए, बहुत ह्यूमर था। बहुत डायरेक्ट अच्छी बातें भी करी कि आप क्या चेंज ला सकते हो, बहुत अच्छे पॉइंट्स पे उन्होंने बात करी। तो ये था। एंड दूसरा जो मैं नॉर्मली अगर किसी से कहूँ कि जो आपने कहा कि हिज फेस वाज ग्लोइंग, वाह। चमक थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम आई वुड से कि मुझे हर जगह ये कॉम्प्लीमेंट बड़ा मिला है कि दैट आपका फेस बड़ा ग्लो करता है, बड़ा ग्लो करता है। एंड आई थिंक एज सून एज आई गॉट डाउन स्टेज से एंड आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि लाइफ में पहली बार somebody else was glowing कि तुम्हारा ग्लो कम पड़ चुका था। लाइक मैं कुछ नहीं, वो चीज तो वो है। था। और इवन आई विल रिलेट विद दैट। अब जैसे मैं भी जब इस कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ भी आता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार चाहे कोई तुम आइडियोलॉजी से मैच करो ना करो, पर वो पीएम है यार। वो कुर्सी में चाहे कोई भी पार्टी बैठी हो, बट उस वक्त वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और मैंने हमेशा ये कहा कि अगर मेरे चाहे कोई भी प्रधानमंत्री का एक रिस्पेक्ट आपको होता है। आपको नहीं पसंद इलेक्शंस है, हाँ। उन्होंने भी वो बात वहीं कही कि आप, मैंने कहा मुझे दो या किसी को भी दो। और मैं भी मैं इसलिए इवेंट भी नहीं कर रहा, ये इवेंट भी मैं इसके लिए नहीं कर रहा कि आप लोगों को लगे इसी कोई पर्टिकुलर पार्टी के साथ में, क्योंकि मैंने कथाएं भी हर पार्टी के लिए की है। मैंने कभी भी कोई एक पार्टी, मैंने कांग्रेस की भी कथा करी है जहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स वहाँ पे रहे हैं। मैंने हरियाणा हलोपा की पार्टी की भी कथा करी है। मैंने और भी पार्टीज की करी है, मैंने बीजेपी की भी करी है। मैंने साथ, तो मुझे अगर ऐसा लगेगा मैं किसी एक पार्टी के साथ हूँ तो मैं क्यों किसी और क्या जाऊंगी कथा करने जहाँ हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। तो मैं किसी एक पार्टी के साथ नहीं होती, और ना मैंने कभी भी अपने व्यासपीठ से किसी के लिए बोला है कि वो कथा है और मैं सिर्फ कथा करने आ रही हूँ। मुझे और किसी चीज से लेना देना नहीं है कि आपने उस जगह को मान लो प्लेटफॉर्म बनाया हो, अगर किसी सोच से भी कि हम इनको बुलाते हैं। एंड आई हैव बीन वेरी लकी कि ना मुझे ऐसे लोग मिले। मैंने जिनके साथ भी, जिन्होंने मुझे कथा के लिए बुलाया है, आई स्टिल रिमेम्बर भी रिसेंटली मैंने कथा करी थी और वहाँ अलग अलग पार्टी से भी लीडर्स आए थे। और शायद किसी ने कहा था कि किसी दूसरे थर्ड इंसान बैठा है उस ग्रुप में, और उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ, तो जो खुद के ही मिनिस्टर है वो कह रहे नहीं, हमें नहीं बुलवाना इनसे कुछ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इन्होंने कभी ये चीज नहीं किया, इनका फॉर्मेट ही नहीं है ये। बहुत अच्छा है। ये आके सिर्फ कथा की बात करते हैं तो इनको कथा की बात करने दो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया कि अब लोग ही कहते हैं कि नहीं आप मत करिए पॉलिटिक्स, वो हमारा काम है, हम कर लेंगे। आपका काम है आप कथा करिए और कथा करके जाइए। मोहिता एंड हैप्पी सोल पूछते हैं हमसे कि सीए में फाइनल ईयर में है, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं पर एग्जाम इनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, और घर वाले भी इतना इनको प्रेशर डालते हैं कि अभी इनको लगता है डिप्रेशन में चले गए हैं, फिर वही कि जॉब कैसे मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी। इस चीज से, ये जो डिप्रेशन है, ये जो सैडनेस है, ये प्रेशर से बाहर कैसे है? जॉब नहीं मिलेगी ये कैसे सोच लिया अभी से? वो मैं बताता हूँ। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि एक लड़की सीए में फाइनल ईयर में है, वो कह रही है कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ। अब घर वाले भी कह रहे हैं यू कांट डू इट, कह रही अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दूसरी लड़की जो है मोहिता, वो कह रही है कि मैं, मतलब सेम था इसलिए हमने क्लब कर दिया। वो कह रही है कि मैंने सारे इंटरव्यूज़ दे दिए, सारे वीडियोस देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट जॉब नहीं मिल रही, रिजेक्ट हो जा रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम है इनकी। अब दोनों चीज़ में, पहला कि मैं एक चीज़ मानती हूँ, जब चीज़ लिखी होती है तब आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उससे पहले आप मेहनत ना करो। अभी हम कुछ दिन पहले ही मेरी बहन के साथ बैठे थे और हम उसे कह रहे थे, क्योंकि उसका म्यूज़िक में ही काम है, कि यू हैव टू मेक योर सॉन्ग्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, कि क्योंकि सब कहते हैं ना कि एक गाना हिट होता है या एक कोई लिरिक्स हिट हो जाती है, पर वो एक कौन सी होगी आपको नहीं पता। सो यू कांट वेट कि जिस दिन कुछ ऐसा मिलेगा उस दिन अच्छा लिखूंगी। रोज लिखो, रोज अपलोड करो। जिस दिन हिट करना होगा, जिसकी नज़र में जाना होगा, जिस ऑडियंस को लाइक करना होगा, उस दिन वो हो जाएगा। लेकिन शायद हो सकता है उस बात को 2 साल लगे, 10 साल लगे, जितने भी साल लगे।
यू हैव इन्यूमरस एग्जाम्पल्स, किसी ने 30 के एज में सक्सेस हासिल की, किसी ने 40, किसी ने 45, किसी ने 80 के एज में जाके अपना करियर बनाया है। तो क्या कब लिखा है आपको नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपना मेहनत छोड़ दें। कई जगहों में ऐसा भी होता है कि आप उस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो। अगर मैं आपको सच बताऊं, मैंने जितनी मेहनत डांस में करी है उतनी तो मैंने कहीं करी भी नहीं है, और वहां मेरा कुछ नहीं हुआ है। पर मुझे ऐसा लगता है वहां की मेहनत ने यहाँ असर दिखाया था कि स्टार्टिंग स्टेज में मुझे कई चीज़ ऐसा लग रहा था कि फ्लो में हो रही है, क्यों मुझे अपने आप रास्ते दिखते जा रहे हैं, जबकि मैं इतना नहीं दिमाग लगा रही थी। मैंने देखा जाए कोई भी दिमाग नहीं लगाया था। भजन से कब मैंने बहुत ही अब्रप्टली कहा कि कथा में चलते हैं, कथा से 3 दिन से 7 दिन में चले गए, 7 दिन से मोटिवेशन में चले गए। तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते आ रहे हैं बस, कि भगवान ऐसे कोई डोर दिखा रहा है आपको कि आपको लग रहा है डोर तो अच्छा है, खोल लेते और घुस गए आप। उसके बाद भले ही आप उसमें मेहनत करें पर आपको डोर मिल गया, आप डोर के लिए नहीं ढूंढ रहे। तो पर मुझे आज फील होता है कि वहां मैंने बहुत मेहनत करी थी और वहां कुछ नहीं हुआ। वहां मैंने जी तोड़, मतलब मुझे लगता है मैंने 8-8 घंटे एक स्ट्रेच में, क्योंकि मैं कथक करती थी और मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की बच्ची, आपके एक एक पैर में 100-100 घुंघरू होते थे और आप कंटिन्यूअसली अब जहाँ मैं सीखती थी वहां अगर लैब बैठ गई तो घंटे नहीं देख रहे कि उन्होंने वहां तबला बैठा दिया, वहां चल रहा है दादिन दिना ना दिन, और आप करते रहो और आप करते रहो। और छोटी सी बच्ची, और मुझे ऐसा लगता है उस पूरे क्लास में मैं सबसे छोटी थी, सब मुझसे बड़े थे, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, 6-7 साल की बच्ची एक ही थी वहां। और मतलब शुरुआती दिनों में तो वैसे मैं रो रही हूँ और मैं मम्मी को देख रही हूँ कि बोलो और मेरी मम्मी ने डे 1 पे उनको रोक के बोला, और मेरी टीचर ने उनको कहा आज नहीं रोकना, आज रोक दिया वो हमेशा मेहनत से भागेगी और सबसे पहले वो आपको ही देखेगी कि ये बचा लेगी मुझे, आज नहीं रोकना। मेरी मम्मी मुड़ के चली गई, पर उसके बाद मुझे उस चीज़ की आदत लगी और मुझे समझ आया कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं भी मिले तो मेहनत नहीं बंद होनी चाहिए। वो मेहनत ने मुझे आज असर दिखाया, ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि आपको नहीं मिल रहा, बने किसी और चीज़ के लिए, जिस दिन बन जाओगे उस दिन लगेगा कहाँ मैं क्या काम कर रही थी और कहाँ मैं यहाँ चली गई, पर वो मेहनत आपको वहाँ लेकर जाएगी। मेहनत मत बंद करो। सिमिलरली जो आपने जॉब की बात कही है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, हो सकता है जो 16वां होगा वो सबसे बेस्ट होगा, पर अगर आप उससे पहले रुक गए तो वो 16वें तक तो पहुंचोगे ही नहीं ना। तो बेस्ट इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो वर्स्ट है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब गौरव पूछते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे लगते हैं आपको? पर्सनली आई डोंट नो, मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ और उनके काम के बारे में भी देखिए मुझे नहीं पता, पर वो जो भी कर रहे हैं उनसे अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प हो रही है, इतने लोग उन्हें सुनते हैं। पर मुझे नहीं, जिससे चाहे एस्ट्रोलॉजी आप कहिए, मैंने उनके ऊपर इतना पढ़ाई मैंने नहीं करी है। हाँ, मैं ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में हर व्यक्ति हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना बड़ा मानता है, और बीइंग अ मारवाड़ी हम तो काफ़ी ज़्यादा ही मानते हैं कि भाई क्या होने वाला है, शादी कब होने वाली है, काम में क्या होने वाला है। पर मैंने पढ़ाई नहीं प्राप्त की है कि एस्ट्रोलॉजी या किसी का भविष्य समझना, किसी के मन में क्या चल रहा है। तो आई हैव ज़ीरो आइडिया अबाउट द वर्क, बट सिद्धियाँ होती है, आप सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, और सबसे बड़ा उनके लिए तो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि वो आपको सिद्धियाँ देते हैं। बट हाँ, पर्सनली मुझे नहीं पता, मैं कभी ना तो उनकी किसी कथा में गई हूँ और ना मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ आज। तो फिर लोगों ने ये शादी का क्यों जोड़ दिया, मतलब कहाँ वो लिंक कैसे आया, मुझे ये नहीं समझ आया। वो मुझे भी नहीं समझ, और मुझे उस इंसान की तलाश है जो पहला इंसान होगा जिसने ये बात रखी होगी कि भाई कैसे सोचा कि आपने अलग अलग और अचानक कि नहीं इनको और इनको सिलेक्ट करते हो और एक नया रूमर आप शुरू करते हो। कुछ तो होना चाहिए कि हाँ चलो आपने कहीं देखा, कहीं मिले, कोई बात मिलने से भी थोड़ी जरूरी है कि वो नहीं, आप होता ना कि कुछ लोग होते हैं जो आपको एक स्टेज पर देखते हैं, हाँ, आपको उनको ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे लग, कभी नहीं मिले, कभी जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसे आपको एक अचानक से थॉट आ सकता है। और एक तो काम भी मुझे लगता है सेम नहीं, कि उनका एक तरीके से काम एस्ट्रोलॉजी है ना, कि आपका भविष्य देखना, आपके भविष्य को समझना, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बताओ, एक जीरो नॉलेज इस फील्ड के बारे में मुझे। तो आई सीरियसली डोंट नो, आई एम फाइंडिंग दैट पर्सन, और अगर वो वीडियो देख रहा है आजा भाई, पकड़ रहे हैं तुझे। कुछ नहीं करेंगे, बस बता, मुझे आपका माइंडसेट समझना है, आपने क्या सोच के किया ये। तो अब आपकी शादी से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं,
कि आपको शादी के लिए, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे, आपने कहा कि मेरे को मेरे तरह ही लड़का चाहिए। जी। तो कुछ अब हम चाहते हैं आप तीन एक डिफरेंशिएट कर दो, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग आपके लिए क्या है? जया जी का मिस्टर परफेक्ट। हाँ, तो nobody is perfect. जय जी के लिए। So done with this perfect thing. Okay. तो जब मैं मेरे जैसे की बात करती हूँ तो मुझ में ना बड़ी वियर्ड क्वालिटीज है जो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम लोगों में आज रहती है, और उसके पीछे रीज़न भी है कि मैंने बहुत अर्ली एज में स्पिरिचुअलिटी एज अ लाइफस्टाइल ज्वाइन कर ली थी। कनेक्शन बन गया। हाँ, कि ऐसा नहीं कि कुछ सीखा जाके कहीं आपको रियलाइजेशन, एक लाइफस्टाइल थी मेरी बचपन से ही कि आपको यही कराया जा रहा है, आपको भगवान की बातें सिखाई जा रही है, भगवान की कहानियां सुनाई जा रही है। मेरे लिए एक लाइफस्टाइल हो गया, इसलिए कभी मेरे लिए ऐसा नहीं था कि अब मुझे ये करना है, मैं तो कर ही रही हूँ, रोज ही कर रही हूँ। तो लेकिन मैं एक बहुत ही नॉर्मल घर में पैदा हुई हूँ, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का खान पान, जहाँ चाहे सेलिब्रेशन है, चाहे जो भी है, बहुत ही नॉर्मल घरों जैसा है। तो चाहे मेरे पहनावे हैं, चाहे मेरा बात करने का तरीका है, कुछ भी है दैट इज़ वेरी नॉर्मल। कि गर्ल नेक्स्ट डोर वाली बात मुझे ऐसी लगती है कि मुझे नहीं लगता कोई लड़की मुझे देख के ऐसे बोलेगी कि नो शी इज़ वेरी डिफरेंट, कि आई डोंट फाइंड एनी रिलेटेबिलिटी विथ हर, आई कैन नॉट बी लाइक हर, मुझे ऐसा नहीं लगता। और तो उस वजह से आई एम अ मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल येट मॉडर्न। और रिसेंटली मुझे एक बड़ा ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला था, दैट इज लग्जरी प्लस घरेलू। तो मैंने ये भी बोला था कि हाँ, आई विल यूज दैट समवेयर, आई रियली लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीजें बहुत कम मिलती है कि आप मॉडर्न भी हो पर आपका भगवान से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बहुत पसंद है, पर आपको एक दायरा क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री क्या है, वो खींचना आता है कि कब ये चीज बस यहीं तक की है, कब ये चीज है कि नहीं ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। So, वो चीजें मुझे बड़ी दिक्कत से, और जो मेरे पापा के हिसाब से कि नहीं भाई ऐसा तो कोई बना ही नहीं है, तो रहने दो तुम, नहीं मिलने वाला तुमको कुछ। और जब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात कही, तो मैं अगर मेरे पर्सनल चीज के लिए रेड फ्लैग क्या है, मतलब इसको अगर हम पॉइंटर्स में डालें कि ग्रीन फ्लैग तो चलो नंबर 1 इज स्पिरिचुअलिटी, नंबर 2 इज लग्जरी और संस्कारी, और नंबर 3 नहीं, ये मतलब ये ग्रीन फ्लैग नहीं, ये आई थिंक मुझे ये क्वालिटीज उस इंसान में चाहिए। पर पर्सनालिटी वाइज अगर रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कहे तो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग इज ऑब्वियसली लवेबल, कि इंसान जो आपको प्यार दे सके और एक्चुअल प्यार दे सके, बिकॉज आई डोंट थिंक आई नीड समथिंग एल्स। तो आई एम फाइंडिंग फॉर ट्रू लव। सेकंड इज रिस्पेक्ट, बिकॉज द वे आई वर्क और जिस चीज़ों से मैं सराउंडेड हूँ, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स मी, एंड यू कैन नॉट हैव समबडी हु डज नॉट रिस्पेक्ट यू और योर वर्क, बिकॉज यू हैव गिवन ऑल योर लाइफ टिल डेट टू दिस थिंग। एंड मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपके काम को, और क्योंकि काम कईयों के लिए पूजा होती है जिसमें से मैं अपने आप को काउंट करती हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ मेरा फायदा नहीं करती, पूरी दुनिया का फायदा करती है। तो ये काम बहुत ही अच्छा है और इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं करेगा, वो बहुतों का नुकसान करेगा। जो लोग शायद मुझसे जुड़े हैं, शायद मेरी टीम है जिनकी फैमिलीज मुझसे जुड़ी है, क्योंकि आज वो परमानेंटली मेरे साथ है। और सिर्फ टीम से मैं कहूँ कि मिनिमम आई वुड से 30 फैमिलीज तो है ही जो इन टोटल मेरे से ही जुड़ी है, जिनका फेस मैं हूँ, और अगर ये फेस गया तो शायद कई महीनों के लिए इनको नहीं पता होगा इनको क्या करना है। और इन टोटल फैमिलीज डिपेंडेंट, चाहे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, उनका घर है। आई कैन नॉट थिंक कि मैं अपने पर्सनल चॉइस की वजह से आज से बंद नहीं, आज से नहीं, क्योंकि वो सब मेरे साथ है जी। और उसके अलावा आपकी ऑडियंस जो शायद कई होंगे रोज सुबह उठ के आपको देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं, तो मेरा काम सिर्फ मेरा काम नहीं है। तो वो आई थिंक इसीलिए भी मेरे बहुत अपर हैंड में या बहुत प्रायोरिटी में मेरा काम रहता है कि इससे तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, तो प्यार हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। नंबर 3 ग्रीन फ्लैग क्या हुआ? आई थिंक दैट पर्सन शुड बी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, लाइफ, एम्बिशियस। क्योंकि मैं ऐसी हूँ, आई वुडंट वांट समवन जिसके लाइफ के कोई सपने ही नहीं है। और बाय सपने आई डोंट ऑलवेज मीन मटेरियलिस्टिक, बट कुछ जो करना है व्यक्ति को, यहाँ कुछ है, जो पर्पस होना चाहिए। मेरा काम है, मेरा पर्पस है। और नो मैटर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पर्पस नहीं हिलता। जैसे मेरी जिंदगी में क्या कुछ भी चल रहा है, ये मेरा पर्पस है और ये नहीं हिलता। कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इस काम को खराब नहीं करूंगी। और ये सच है, मैंने जैसा कहा मेरी लाइफ में दुनिया उलट पुलट हो चुकी है,
पर मेरी कथा में कोई डिफरेंस नहीं आया है, और वो फेक नहीं है। यानी मेरा काम मुझे इतनी खुशी देता है कि अगर मैं शायद पूरे दिन भी रो रही हूँ, लेकिन वो 3 घंटे आप मेरे चेहरे पे सबसे बड़ी स्माइल देखेंगे, क्योंकि वो काम मुझे इतनी खुशी देता है। तो मुझे कोई इंसान जिसकी ज़िंदगी में कुछ पर्पस है, कोई सपना है, एम्बिशियस है, बिकॉज मैं हूँ, सेल्फ मेड है, कि वो समझता है, क्योंकि तभी वो मुझे समझ सकता है। वरना इंसान को हर चीज़ बड़ी आसान, दूसरे की ज़िंदगी बड़ी आसान लगती है। अरे जैसा मैंने कहा, मैंने कईयों को, आपके तो मज़े हैं, मैंने आइए करिए ना, सही बात है। आप भी आइए, आप करिए जो काम हम कर रहे हैं, समझिए। क्योंकि मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि बहुत एडवांटेजेस है, बहुत अच्छी लाइफ है, टचवुड, बहुत कुछ है मेरे पास, पर उसके पीछे बहुत लेकिन उसके मेहनत भी पीछे है। बहुत मेहनत है। मैंने ना अभी एक हुसैन बोल्ट का पढ़ा था। हुसैन बोल्ट ने 3 ओलंपिक्स में 115 सेकंड दौड़े वो, और उनको $119 मिलियन मिले। तो उनसे किसी ने पूछा, यार आप तो 1 सेकंड का $1 मिलियन आपने लिए। उन्होंने बोला कि आपने 1 सेकंड देखा, पर मैंने अपने 20 साल ट्रेनिंग करी है। और वो बात एक्चुअली, मतलब सुबह 4 बजे मैं उठा, 20 साल मैंने किया। तो आई थिंक जो आपने किया है, हाँ। जो इतने घंटे जो कथक बताया आपने, और ये जर्नी है जो शायद यू डिजर्व इट, मुझे ऐसा। एग्जैक्टली तो वो आपको नहीं, पीछे की जर्नी किसी को नहीं दिखती है, सबको सक्सेस जरूर दिखता है, और उसके पहले आपने कितना कुछ किया है वो नहीं दिख। और सक्सेस के बाद भी आई वुड से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल होती है। मुझे ऐसा लगता है मेहनत शायद मेरी पहले ज्यादा होगी, पर परेशानियां मुझे पहले इतनी नहीं थी जितनी आज है मुझे। मेरे पापा ने मुझे बहुत छोटी एज में, जब हम फेमस होना शुरू हो रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी ये करेक्ट टाइम है ये सीख देने का, क्योंकि बाद में फेम का अगर नशा इसको ज्यादा चढ़ गया तो शायद ये बात ही समझ नहीं पाएगी। पापा ने कहा था कि बेटा, जितनी बड़ी बनती जाओगी, छुपने की जगह उतनी कम हो जाएगी। वाह, क्या बात है। यानी अब अपना हर काम ऐसा करना कि तुमको समझ आए कि तुमको लाखों करोड़ों निगाहें रोज देख रही है कि ये कर क्या रही है। तो तुम बड़ी हो गई, तुमको वो सब मिल गया, पर छुपने की जगह आज कोई और इंसान कुछ भी करेगा, वो किसी को पता नहीं चलेगा। तुमने बॉटल यहाँ से यहाँ रखी ना, वो शायद एक ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है कि ये क्या किया। तो तुमको और तुम उस वक्त कहते कि पापा ठीक है, इसमें क्या हो गया, नहीं, दुनिया के लिए हो गया। और वो तुमको उस चीज के लिए चाहे ट्रोल करेगी, चाहे तुम्हें सर से वापस पैर पर ले आएगी, वो सब करेगी। तो बस ये मत सोचना कि मैं फेमस हो रही हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैगेज आने वाला है, और आगे जाके तुमको उससे डर भी लगेगा। तो जितनी परेशानियां, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितनी चिंताएं मुझे आज है, मुझे पहले नहीं थी। आज मुझे जो सोचना पड़ता है हर काम से पहले, और सिर्फ इसलिए नहीं कि फेम की वजह से, जैसा मैंने कहा कि मैं हॉलीडे लेने से पहले मुझे सोचना है कि मेरी टीम तो ठीक है ना, या मैं कुछ ऐसा इतना लंबा तो हॉलीडे नहीं ले रही हूँ कि उनको परेशानी आ जाए। क्योंकि मैं ले सकती हूँ, मैं अपनी मनमानी कर सकती हूँ, पर हर आपके आसपास वाले नहीं कर सकते। तो वो सोच, वो चिंता, देन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आप सोचते हो। तो बड़ी इजी लोगों को लाइफ लगती है, पर वो है नहीं। तो लेकिन वो एक सेल्फ मेड इंसान ही समझ सकता है कि नीचे से एकदम ऊपर तक का जो रास्ता है वो कितनी मेहनत से आता है, और वो उस चीज का सम्मान कर सकता ये है। बड़ी खूब 2 लाइनें हैं, मैं एकदम से याद ही मैंने उसी वक्त लिखा। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो अच्छा, तो ग्रीन फ्लैग्स आपने दे दिया, रेड फ्लैग्स के फटाफट तो 3। पर रेड फ्लैग्स इसी के ऑपोजिट हुआ ना, जैसे अच्छा, डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं पसंद। वो तो ऑपोजिट मुझे हो गया, पर कोई क्योंकि ऐसी चीज है मेरा- कि यार ये चीज हाँ, ये जैसे ये डिसरिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत, और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे काम, मुझे पता नहीं, मेरे काम और मेरे माँ बाप से बड़ा प्यार है भाई। मुझे ऐसा लगता है आपने इसके बारे में कुछ गलत। और मेरे साथ क्या है ना, मैंने अपने सारे रिश्ते, चाहे मेरे बहन भाई है, मेरे दोस्त है, मेरे रिलेशन है, मेरे रिलेटिव्स है, आई हैव बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 कि ये 2 के बारे में नहीं बोलना कुछ। अगर आपने इस 2 के बारे में कुछ बोला, मेरे लिए आपकी कोई अच्छाई मायने नहीं रखती। आई विल ब्रेक इट देन एंड देयर। तो मेरे मम्मी पापा और मेरा काम, ये 2 मेरी प्रायोरिटी है, और हर चीज इसके बाद आती है। और ये मैंने डे 1 पे सबको बोला है, चाहे रिलेटिव जो भी दोस्त भी है, कि आज आप अचानक से दोस्त बोलेंगे ये क्या बात, हम तो दोस्त है, इतने साल है, कितने भी साल है, ये 2 के बाद ही आओगे। और अगर इस 2 को तुमने ठेस पहुंचाया, जिसमें सबसे पहले आपके माँ बाप आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए तो दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। तो ये 2 मुझे ऐसा लगता है बड़े रेड फ्लैग्स है मेरे लिए, कि यू कांट मेस अप विद दीज थिंग्स। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर अपने खुद के कोई सपने नहीं है, वो उसको ऑपोजिट हो एक गया। और आई थिंक जो फैमिली इंपॉर्टेंस नहीं समझते,
क्योंकि आपको ये इशू होता है जब आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, और लड़कों में थोड़ी दिक्कत है, और मुझे लगता है ये पेरेंट्स की तरफ से है कि लड़के इतने क्लोज नहीं होते फैमिली से। हाँ। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ग्रीन फ्लैग एक चीज़ बोलता है कि जो अपनी फैमिली से बड़े क्लोज है, जो फैमिली पर्सन है, जो फैमिली क्वालिटी टाइम समझते हैं कि क्या है, क्योंकि वही इंसान मुझे समझ पाएगा। सही बात वरना है। दूसरे को लगे क्या दिन भर पापा पापा मम्मी मम्मी करती रहती सही है। बात है। मेरा दिन भर यही है, हम दिन भर वीडियो कॉल पे लगे रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम यहाँ भी आई थिंक यहाँ पहुंचते ही मैं गहरी नींद में थी और मुझे था कि मुझे सोना है बस। पर सबसे पहली चीज थी आई मम्मा कॉल पहुंच माय गई। पापा ने, हाँ। पापा पहुंच गया, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, बट आई वांट देम टू नो कि मैं सो रही हूँ, ताकि हाँ। उनको कोई। और उठने के बाद भी जैसे कि मैं उठ गई, अब मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी होने के बाद भी आप एक वीडियो कॉल करते हो, कैसी लग रही हूँ, सब ठीक है ना, दुपट्टा वेरी ठीक है नाइस, ना, वेरी नाइस। तो मेरा दिन भर ही लगा रहता है। तो जो बहुत ये अच्छा। नहीं समझता ना, कई ऐसे लोग में रहे मेरी जिंदगी में, उन्हें बड़ी चिढ़ होती है कि दिन भर इसकी माला मम्मी पापा की चलती रहती है, पर मेरी चलेगी। और आप इसलिए नहीं समझ रहे, शायद आपकी नहीं चल रही। सही बात। तो आपकी भी चलनी चाहिए, तभी आप मुझे समझ पाओगे। तो जी, एक true। फैमिली पर्सन होना चाहिए जो हाँ, फैमिली को हाँ। समझे। ये कुछ चीजें हैं, और बाकी आई थिंक आपके पर्सनल वो रिलेशनशिप में या उस पार्टनर के साथ रहकर ही आपको समझ आता है कि जी। कौन सी चीजें हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो नहीं चल रहा। हम्म। वो आपको जाने के बाद ही समझ आता है। और शुरुआत में तो मुझे लगता है सभी पागल ही होते हैं, पता नहीं प्यार में अंधे हो जाते हैं सब, और आपको मतलब- रेड फ्लैग कुछ नहीं दिखता। जैसे मैंने वो honeymoon रिसेंटली एक period होता है। बात honeymoon कही period। थी कि जब इंसान जेलस फील होता है या लाइक नो नो ही इज पोजेसिव, एंड 2-3 साल वही टॉक्सिक हो जाता है। हाँ। सच बड़ा में। टॉक्सिक है यार, अरे तो पहले भी वही था वो। पहले तुम अलग ही नशे जी। में घूम रहे थे, तो वो नशे में मत घूमो, आंखें खुली रखो। लव इज नॉट ब्लाइंड, अटैचमेंट इज ब्लाइंड। ब्यूटीफुल। इसी के साथ भी शादी की बात चले तो 9_NLM पूछती हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रही शादी का, कब होगी, किससे होगी, तो एंजाइटी हो रही है कंसिडरिंग द एज। See, अभी तो आई थिंक यू shouldn't have these anxieties considering the age you have in numerous options for all the things. क्योंकि आई थिंक बायोलॉजिकल क्लॉक इज फॉर द किड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड उसके लिए भी अभी आपके पास बहुत से तरीके हैं कि यू कैन हैव अ किड। सो प्लीज गेट मैरिड व्हेन यू रियली वांट टू गेट मैरिड एंड यू फाइंड द करेक्ट पर्सन। क्योंकि जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी उलट पलट करके रख सकते हैं, उनमें से एक है आपका पार्टनर। ये गलत नहीं होना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है आपकी। तो पर जय जी ऐसा Please भी हो take your जाता है ना कि time. कई बार, बिकॉज मैंने अपनी फ्रेंड्स में भी देखा कि उसकी सिस्टर है, तो वो अच्छा मिलेगा, सही मिलेगा, सही टाइम आएगा। नाउ शी इज 34 एंड माय फ्रेंड सेज कि राघव अब तो रिश्ते ही नहीं आ रहे। नहीं, सी अच्छा मिलेगा का मतलब, अगर आप अच्छे को भी इग्नोर कर रहे हो सोच के कि नहीं इससे बेहतर भी मिल सकता है, तब मैं कहूंगी कि आप कुछ Correct। गलत जगह जा रहे हो, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो आप नहीं सोच सकते। बट आई थिंक यू शुड हैव a certain kind of list ready कि हाँ I want this in my partner, and if you find that and आपको वो वाइब अच्छी लग रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज। यहाँ पे लव मैरिज में तो ऑब्वियसली आप खुद ही इंसान से इतना मिल लेते हो और आप इतना टाइम स्पेंड करते हो कि आप समझ जाते हो उसका बिहेवियर क्या है। बट अगर लव मैरिज नहीं है तो आपकी कुछ बातें होनी चाहिए कि हाँ ये तो बाउंड्रीज है मेरी, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए और ये तो मुझे नहीं चाहिए। डोंट गो विथ कि कर लूंगी या कर लूंगा या चेंज हो जाएगा या देख लेंगे, क्योंकि ये आगे जाके नहीं देखता कोई इंसान, आगे जाके यही चीजें लड़ाइयाँ कराती है। बिल्कुल ठीक। तो आपका जो एकदम मेन वही ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग है ना, उसको आप आगे रखो कि हाँ ये तो मुझे नहीं चलेगा और ये मैं नहीं कर सकती, ये ओके है कि एडजस्ट कर लेंगे Adjust थोड़ा, कर- और ये है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये 2-3 चीजें आप मानिए, और अगर आपको जब वो दिखे तो प्लीज गो अहेड it. विद दैट, एंड इफ नॉट देन प्लीज डोंट। क्योंकि Right। एक इंसान के साथ एक कमरे में आगे के 50-60 साल रहने हैं। आपको सोचना है भाई, शादी 3-4 दिन का कहानी नहीं है। हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई, नाच गाना हो गया, सब जाएंगे और एक कमरे में आप दोनों आएंगे और अब आगे के कई साल आप उसी के साथ बिताएंगे। तो मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स तो काफ़ी मुझे सपोर्टिव है इस चीज़ में, बिकॉज आई एम लाइक दैट नाउ कि आपको अभी रिश्ते बड़े आ रहे हैं और मेरे अब तो बहुत ज्यादा आ relatives रहे होंगे, कहते अब तो हैं, बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने एक टाइम लिमिट पापा से मांगी है, और टाइम लिमिट का मतलब है कि मेरे पास लाना नहीं रिश्ते, आप वहीं के वहीं मना करके आ जाओ। तो मुझे बताओ मत कितने आ रहे हैं, किसके आ तो आप रहे लव हैं। मैरिज करोगे, अरेंज करोगे? आई डोंट नो, मैं
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा काम जिस तरीके का है, आई थिंक सामने वाले के कई थॉट्स हो सकते हैं, जी 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 जी। तो दैट पर्सन शुड नो मी। बट मैं सबको ओपनली तो अपना नहीं, जो ठीक है, पर्सनल ठीक साइड है। है नहीं शो कर सकती। प्राइवेट स्पेस है आपका। हाँ, तो मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कि किस तरह, तो मुझे थोड़ा एक बीच का लगता है कि अगर मुझे कोई नहीं मिला तो मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि आप ही ढूंढिए, लेकिन उसके लिए भी आई वुड नीड दैट टाइम टू नो दैट पर्सन, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपने जो कहते हैं ना वॉल्स आपके वो नीचे गिराने वाली हूँ। आई हैव टू चेक दैट पर्सन कि किस मेंटालिटी के साथ मेरे पास आया है, व्हाट इज़ द थॉट, एंड दैट एक्चुअली मीन्स कि वो इंसान मुझे पसंद कर रहा है, नॉट बिकॉज कि मेरे पास क्या है, क्या काम है मेरा, क्या फेम है, क्योंकि उस वजह से भी अंदर कहिए कि से हाँ भाई, अंदर दिख रहा है ना हाँ, कि काफी कि ज्यादा वाइब्रेंट वो है। तो हाँ, उसके लिए तो इस कोर्टशिप घर भी में- होता है, कोर्टशिप में ही पता लग पाता है ज्यादा। एंड आई थिंक अभी इट विल टेक टाइम, क्योंकि कई चीज़ों में होता है ना कि एक चेंज होता है बहुत टाइम से। कोई ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत अच्छे से काम करती आई है या अपना एक करियर बनाते आई है, तो इस चीज़ की हैबिट भी नहीं है फैमिलीज को भी और लड़के को भी, क्योंकि एक तो आपका माइंडसेट है ही कि कितना भी कुछ हो एक टाइम बाद तो खत्म होगा ही या कम होगा ही ना, बिकॉज आप उसके बाद तो यू हैव टू सी योर फैमिली एंड यू हैव टू हैव योर किड। तो ये आई थिंक एक बैठा ही है दिमाग में कि ये तो होगा ही ना, हम थोड़ी यही कर लेगी, कि हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो इतना दिमाग तो इसको ही होना चाहिए ऐसा। तो अभी ये हैबिट में भी नहीं आया है कि आप एक सक्सेसफुल लड़की को या एम्बिशियस लड़की को कैसे हैंडल करते हो। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी लड़कियों के लिए थोड़ी दिक्कत आती है जब आप पार्टनर चूज करते हो, क्योंकि वो चीज़ समझना, वो पैशन समझना कि मेरे लिए मेरा काम कितना ज़रूरी है, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने समझा है। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। हाँ, हमारे डिस्कशंस हुए, मैं ये नहीं कहती ऐसा फ्रीडम है कि मैंने मनमानी की है, मैंने पेरेंट्स से कभी बात ही नहीं की, कभी पूछा ही नहीं। मैं आज भी उन्हें हर चीज़ बता कर करती हूँ कि अगर कल भी हम दोस्तों के साथ बाहर है तो मैं ये कहूँगी उनसे मिलने से पहले कि मम्मी आज मैं इस इंसान से मिल रही हूँ और मैं इतने बजे आऊँगी। लेट हुआ तो वो एक बार कॉल करते, मम्मी आज थोड़ा आधी घंटा लेट हो सकता है, तो मैं इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी। ये आज भी मेरे अंदर है, और मैं ये थॉट नहीं रखती कि क्यों ज़रूरी है इन्फॉर्म करना। नहीं ज़रूरी है, क्योंकि आप एक फैमिली है, और अगर मेरी मॉम भी कहीं बाहर और लेट हो रही तो मेरे को एक बार टेंशन होती है कि कहाँ है, तो मैं कॉल करूँगी कि मम्मा कहाँ हो, कितना टाइम लगेगा, पापा कहाँ हो। तो ये फैमिली है, इसको आप अपने ज़बरदस्ती ईगो में मत लीजिए कि अरे भाई मुझे क्यों बताना पड़ रहा है। तो मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स भी किए हैं, मैंने डिस्कशन भी किए हैं, पर उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है। और ये शादी वाली बात के लिए भी जब लड़कियां मुझसे बात करती है और वो मुझसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तब शायद कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आज एक पर्टिकुलर एज के बाद भी वो नहीं प्रेशराइज कर रहे आपको। और मुझे जो एज, मुझे मेरे मम्मी पापा ने 35 तक की एज दी है, नॉट टू गेट मैरिड, टू टेक अ डिसीजन। ओके। कि 35 तक यू सी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई लड़का मिल जाता हाँ, है तो आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप हमें कहो कि नहीं, हमें मुझे नहीं, मुझे आप, तो आप जो भी आप करो 35 पर, 35 पे यू मेक अ डिसीजन कि पापा, क्योंकि अभी कई जगह मेरे थॉट है कि मुझे करना ही नहीं है पापा, मेरा मन ऐसा कर रहा है मुझे करना ही नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ जैसी हूँ और मुझे यही लाइफ सही लग रही है, आगे मुझे इसी लाइफ में आगे बढ़ना है, आई फाइंड पीस हियर। इज लाइक अभी मत बोलो, आप टाइम लो अपना। तो हम 35 मानते हैं, 35 पे वील सी इफ यू गेट अ पर्सन सो यू गेट मैरिड, इफ यू डोंट गेट अ पर्सन वील सी कि हमारा क्या, अगर तो उस वक्त ये कहना कि नहीं नहीं अभी और देखना है कि करूंगी तो मैं, और या फिर मुझे कहना नहीं मुझे नहीं करनी, सही है, Beautiful. fair enough, खत्म। fair तो आप enough. अपना टाइम लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक तरीके का सपोर्ट है जो जी। कहाँ से वो लाते हैं कि जहाँ उनको ऑल द टाइम रिलेटिव्स बोल रहे हैं चिंता कि तो होती है, क्या हो चिंता रहा तो है, होती होगी हो गया parents ना, को। सब हो गया, और बड़े ही टॉन्टिंग वे में कई बार आपको मिलता है कि हो गया ना, अब बड़े तो और बोल देते चाहिए हैं, क्या भाई, हाँ। अब कर लो बहुत एंड आई हो एम गया। लाइक चाहिए क्या, मतलब मैंने कोई मेंटालिटी से थोड़ी की थी कि मुझे इतना इतना मिल जाएगा उस दिन मैं शादी कर लूंगी। मुझे काम अच्छा लगता है और मेरे आए दिन कुछ ना कुछ थॉट निकलते कि आज क्रिएट कि नहीं ये अच्छा हो सकता है, ये किसी बेहतर रीजन की वजह से हो सकता है, ये लोगों का बेहतर कर सकता है। तो अब कहीं ना कहीं मेरे रीजंस ये होते हैं जी। ये नहीं कि मेरा क्या, क्योंकि हो गया, मेरा भगवान ने जितना भला करना था टचवुड कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा वो वापसी का टाइम है कि अब वो भूल जाओ कि मेरा क्या भला होगा, अब पूर्ण रूप से दुनिया का क्या भला होगा उस पर काम शुरू करो। तो सही अब बात। शायद मेरा बहुत ही 1% थॉट होता है कि मेरे लिए क्या होगा, बाकी 99% इसकी इससे क्या अच्छा चेंज आ सकता है।
लेट्स डू दैट. फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट इज दैट फॉर मी. आई एम वेरी डिफिकल्ट विद पॉडकास्ट कि मुझे अजीब लगता है कि व्हेन आपको हैबिट रही है हजारों के सामने बोलने की, और डे 1 पे आई वाज लाइक कैसे कोई कैमरा के सामने 1-2 आदमी बात कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक. बट अब आपको हैबिट हो चुकी है और फिर आपको समझ आया कि जी. ये कितना बड़ा चेंज ला रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत लोग देखते हैं कि पॉडकास्ट आज तो आप यहाँ बैठे बैठे आप इन्यूमरस कंट्रीज में अपनी बात पहुंचा रहे हैं एक जगह बैठकर. तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है. तो आई वाज लाइक कि चलो कोई ना, नहीं भी पसंद आ रहा या सीखने में आपको टाइम लग रहा है क्योंकि स्टार्ट में अजीब था, अटपटा था, कैसे बात होगी, वो शायद ओपननेस नहीं आ रही थी Host कि कैसे मैं होंगे? खुल के कैसे, हाँ एग्जैक्टली, होस्ट कैसे होंगे, कुछ भी नहीं पता था. और मुझे लगता उस टाइम तो आई वाज द ओनली पर्सन मेरे फील्ड से जो कर रहा था. बट अब जब सब कर मैंने रहे हैं. डे 1 पे तो पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो आप शुरू करते हो ना सबको, लोग फिर देखते हैं धीरे कि हाँ वी कैन डू दिस और दिस इज गुड. वेरी आई थिंक गुड. ये भी एक चेंज आया कि हाँ यू शुड स्टार्ट दिस. जी. कि एक लोगों की वॉइस भी पहुंच पाती है, जो क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास. ऐसे एक सवाल आया था प्राची का सवाल ये था कि शादी से पहले वर्जिन होना जरूरी है. क्या आपने मुंह क्यों बना लिया, पहले तो ये बताओ. ये क्या है यार? नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर नहीं करती. मैं ये एग्जैक्टली अगर दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे कैसा लड़का पसंद करना चाहिए, मुझे किससे, तो मैं इस पर भी नहीं. और मैं इसके लिए बहुत जेन्युइन बात कहती हूँ कि मैं नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं डिसाइड करेगा कि दूसरे इंसान को क्या करना चाहिए. आई एम नो वन टू से कि आपको ये करना चाहिए, आपकी इससे पहले आपको इससे शादी करनी चाहिए, आपका इंसान ये आदमी या यहाँ का होना चाहिए वहाँ. दैट इज योर डिसीजन, दैट इज योर लाइफ, योर बॉडी, एंड यू हैव टू गो ऑन विद दैट. You decide what is good for you, but make sure you make that decision stable mind के साथ. Well said. रोहन श्रीवास्तव, ये आखिरी सवाल है हमारा, राउंड थोड़ा लंबा हो गया. ये गोरे होने का क्या राज है? गोरे होने का राज? स्किन केयर रूटीन और जेनेटिक. मेलानिन कम है. हाँ नहीं जेनेटिक. मेरे पापा बहुत गोरे हैं और मैं अपने पापा पे ही गई हूँ. तो कोई स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करते हो? देखिए मैं बता दो, रूटीन, सीक्रेट है ना थोड़ा. नहीं मैंने तो अभी लास्ट इंटरव्यू में कि एक चीज मैं बचपन से करती आ रही हूँ, अगर वो रूटीन में आता होगा तो, पर वो मैं बचपन से कर रही हूँ. पर अभी अचानक से लोगों को ग्लो दिखने लग गया है तो फिर मुझे लगता है वो किसी और रीजन से होगा, शायद काम है, चाहे अपनी खुशी है या जो भी है. पर एक चीज मैं बचपन छोटी से मैं, मेरी बहन, मेरे घर में हम सभी करते हैं कि आप थोड़ा दही लेते हो, आप बेसन लेते हो, हल्का सा आप हल्दी लेते हो और आप रोज सोने से पहले फेस पे लगा के उसको धो के सोते हो. और ये तब मैं काम नहीं भी करती थी तो भी मैं करती थी. और आज तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप कुछ तो मतलब होम ट्रीटमेंट होना चाहिए क्योंकि आप इतनी लाइट्स के सामने ऑल द टाइम रहते हो. और उसके अलावा आई थिंक मॉइस्चराइजर और अभी थोड़ा सनस्क्रीन का नाटक चला है तो मैंने ट्राई किया है कि चलो ठीक है करते हैं. बट सच्ची बताओ, अगर ये अगर स्किन केयर में नहीं आता है, सिर्फ मॉइस्चराइजर है, तो मैं फिर इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती. थैंक यू, आपने बहुत सारे अच्छे सवालों का जवाब दिया हमारी इस ऑडियंस के. बट अब मेरा ये पर्सनल सवाल है, एक बड़ी ना चीज़ हो, जैसे आप देखोगे सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोगों को पसंद आती है, दैट व्हाट्स इन योर बैग. हाँ, तो जया किशोरी जी के बैग में क्या क्या होता है? ऐसे तो बहुत कुछ होता है, पर क्योंकि मेरा बैग आपने भी देखा होगा, वो तो बहुत ही, बड़ा है, और बहुत मेरे बड़ा. पापा उसको झोला बुलाते हैं. एंड दैट्स अ रियली एक्सपेंसिव बैग. तो मुझे बड़ा ही हर्ट होता है कि आप उसको झोला कैसे बुला सकते हो, और दिखने में तो वही है, कितने का भी हो, लगता तो झोला है, जूट का बैग है. मैंने बोला ठीक है जो भी. तो इसीलिए वो इतना बड़ा बैग, और क्योंकि हम महीनों तक बाहर रहते हैं तो आप छोटा बैग एज इट इज कैरी नहीं कर सकते, आपको इतना बड़ा झोला लेके घूमना ही पड़ता है. पर अगर बहुत सीरियस चीज़ों में या मतलब कोई ऐसी चीज़ जो परमानेंट चीज़ें हैं मेरे बैग में हमेशा रहती है, तो एक भगवान की तस्वीर. मैं अपने हर बैग में एक तस्वीर रखती हूँ. और कृष्ण जी की नहीं, मुझे वो किसी का भी, पर भगवान का आशीर्वाद आपके उस बैग पे होना चाहिए. तो मेरे हर बैग में, कि कई बार आपको नहीं मिलता, आप नया बैग खरीदो, हर वक्त आपको कृष्ण जी की फोटो नहीं मिल रही, तो आपको घर में किसी की भी मिलती है मुझे फोटो, तो मैं डाल लेती हूँ. उसके बिना हम सब है ये, हम किसी के भी बैग में आपको हमेशा एक भगवान की तस्वीर मिलेगी कि उस बैग पे आशीर्वाद होना चाहिए वैसा. तो ये परमानेंट है. दूसरा आपका वॉलेट, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो. एक किताब हमेशा, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ तो बहुत, आई थिंक बहुत साल हो गए इस चीज़ को. स्टार्टिंग में आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्लाइट में हो आप, हो ये हो वो हो, पर अब वो हैबिट और मेरी ख़त्म हो गई. अब रूम के अलावा भी मुझे बाहर भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आई ऑलवेज कैरी अ बुक विथ मी. पतली सी होगी क्योंकि अब भारी नहीं.
लैपटॉप जो भी अच्छा, आप, क्योंकि कैरी ट्रैवल करते कर रहे हो तो आप Okay. कैरी करते हो। फोन्स की फोन्स तो होने ही चाहिए। फोन्स का हमने मतलब सुना छोटी भी है छोटी में आपको। यू हैव योर रबर बैंड, यू हैव योर क्लचर, आई हैव 4-5 क्लचर्स एक साथ क्योंकि दिन भर छूटते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो छोटी छोटी चीजें हैं। यू हैव मिंट्स, दैट्स इट। बस ये कुछ Phones के बारे में आम सुना पापड़ है वगैरह मैंने। भी होता है क्या? नहीं नहीं, खट्टा खट्टा। नहीं, मिंट्स मैं रखती हूँ। अच्छा। मिंट्स मुझे अच्छे लगते हैं, आपको- लाइक हाँ। जो छोटी छोटी टैबलेट्स टाइप हाँ हाँ, आती गॉट है इट गॉट इट। बिकॉज आई डोंट लाइक च्युइंग गम्स बहुत ओके ज्यादा, ओके। तो छोटी छोटी यू जस्ट पॉप इट आप कभी। कुछ आईफोन का कह रहे थे? हाँ, क्या? फोन्स का बहुत शौक है। फोन्स का ये- सुनने में ये आया, जब you ये love सबको पता gadgets। चल गया। सबको सबको पता पता लग चल गया, गया। सब कितना बार बोलेंगे सेम बात। एंड सिंस यू हैव मेंशन्ड कि एक्सपेंसिव आपका पर्स है, तो आपकी अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव परचेज कौन सी रही है? इंटरेस्टिंग। ये मैं ऑफ कैमरा बताऊंगी। ठीक ठीक है, है। सेफ प्ले। ठीक है, नहीं दैट इज ऑल राइट। नहीं, आप ऐसे तो आप पर्सनल में करिए क्योंकि हम तो सब एक साथ ही है ना, मेरे हिसाब से हम फैमिली है, तो फिर आप घर ही कहेंगे सबसे एक्सपेंसिव आपका परचेज हो सकता है। पर अगर सिर्फ मेरे ऊपर पर्सनल कुछ कहे तो आप कुछ ज्वेलरी ले लेते हैं, तो वो मेरे हिसाब से आई थिंक मेरा सबसे एक्सपेंसिव खर्चा अभी तक का रहा है। पर इसके- मेरा यही है कि मैं बहुत साल में कोई एक एक आधी ज्वेलरी परचेज लेती हूँ करते और हो। वो मैं काफ़ी साल तक, फिर मैं जैसे मैंने जब इयररिंग्स अभी रिसेंटली लिए थे और शायद 10 साल बाद लिए थे, मैंने 10 साल एक ही इयररिंग पहना है। तो मुझे क्योंकि मुझे आर्टिफिशियल इयररिंग सूट नहीं करते बहुत देर तक, ये बस या फिर मैं उसके, क्योंकि मुझे शौक है झुमकों के, मैं पहनती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक मेरे कान खराब हो जाते हैं, मुझे पेन होने लग जाता है, तो मुझे बचपन से सूट नहीं करते। बचपन में जब छोटी बालियाँ होती थी, पर वो रियली गोल्ड की पापा लेकर आते थे, तो वही वो एक मैं खरीदती हूँ और वो मुझे लगता है 8-9-10 साल चलता है। फिर उसके बाद जब मेरा मन भर जाता है तब मैं नया, और शायद मन भरने से भी ज़्यादा मुझे याद है कोविड के टाइम हमने सोचना शुरू किया था कि मुझे अब नया खरीदना है, क्योंकि कोविड में आप मास्क पहनते हो और आपको लगा अब तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा, और मेरे कान के से मुझे लोगों ने पहचाना था वाह। कि आपको, क्योंकि मैं एक ही इयररिंग पहनती थी कथा में ऑल द टाइम, तो बोले मैंने आपको आपके इयररिंग से पहचाना कि यही इयररिंग आप कथा में पहनते हो। मैं बोला पापा अब तो चेंज करना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा हो गया। राइट, बनता भी। ओके। सो अब हम कुछ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंटरव्यू में थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाते हैं, हम चलते हैं कंट्रोवर्सीज पे। तो क्यों? I बिकॉज have always been out of that thing. यू हैव बीन आउट ऑफ दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब हम बहुत अच्छा कुछ होता है तो साथ में कुछ ना कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने खुद कई बार ऐसा किया, जैसे मैं पर्सनली बताऊं तो जैसे बहुत सारे अगर मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं पहले तो इग्नोर करता हूँ, बट ना कई बार कुछ ऐसा सवाल होते हैं मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब देना मेरी ऑडियंस के लिए मेरे को ज़रूरी है। ये तो मतलब ऐसा कैसे कोई पूछ सकता है, तो शायद हमें इसलिए लगा कि, तो उसमें हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। कथावाचक जो है वो व्यासपीठ पर बैठकर अपनी बातें करते हैं, कहते हैं कि जो व्यासपीठ होता है वहां से श्री कृष्ण की खुद अपनी वाणी निकलती है, वो जगह का इतना, तो लोग बहुत तप करके, तपस्या करके वहां तक पहुंचते हैं। पर आपने खुद को कमर्शलाइज किया है, कथा का रेट, वेबसाइट पे शॉपिंग, तो ये वहां से कैसे मिलता है, ये कैसे वो चीज, हाउ डू यू थिंक दिस इज? आई थिंक जब आप कहते हैं कि आप उस गद्दी पे जब बैठते हैं, मैं उस गद्दी पे बैठकर तो नहीं आपको कह रही कि आप वेबसाइट पे जाके मेरा सामान खरीदिए या आप मेरे यूट्यूब को पैसे दीजिए, या ये मैं उस जगह तो मैं अपनी कथा कर रही हूँ, उसके अलावा भी तो मैं कुछ हूँ, और उसके अलावा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ जहाँ मैं आपको आके ये सिखा रही हूँ कि पैसे कैसे कमाने। मैंने रिसेंटली अब एक सेशन किया था जहाँ पे जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, दैट सेशन वाज ऑन मनी, कि हाउ टू अर्न मनी, कि आप अपने लाइफ में और उसके साथ साथ आप कैसे एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो, बट आप मनी के साथ, नॉट दैट कि आप मनी छोड़ के बैलेंस लाइफ कर रहे हो, मनी के साथ। एंड आई गिव दैट, मैंने एक सेशन दिया वहाँ पर। सो यू आर कॉलिंग मी ये सीखने के लिए कि हाउ शुड अ पर्सन अर्न मनी, पर आप नहीं चाहते मैं पैसे कमाऊँ। मतलब आज आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी बेहतर करे, मेरे को एक आरामदायक ज़िंदगी दे, मुझे खुश भी रखे, मुझे हंसाए भी, मुझे रुलाए भी, मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी भी लेकर आए, ये नहीं करे कुछ।
ये सादा जीवन जिए, ये शायद कुटिया में ही रहे, ये 2 ही टाइम का खाना खाए, उसको भी एकदम ये कहे कि रॉ फूड खा रहा है और ये कर रहा है। तो एक तो ये थॉट मुझे समझ नहीं आता कि जब आप ओपनली, मैं यही कहती हूँ, मैं तो ओपनली कहती हूँ, मैं अपनी कथा से तो आपको ये नहीं कह रही कि पैसे मत कमाओ, तो ये तो मोह माया है, और फिर मैं आपको किसी गाड़ी में मैं या बैग में पहन रही हूँ या मैंने फ़ोन खरीदा है, मैंने तो नहीं कहा। मैं तो हर कथा में कह रही हूँ कमाओ भाई, प्लीज़ कमाओ, मेहनत करो जाके, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली टू। कि आज चाहे आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू नीड मनी फॉर दैट, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बट मेक श्योर वो काम अच्छा है, उस काम से कहीं ना कहीं किसी का फायदा हो रहा है। ऑलवेज हैव दैट थॉट। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ स्पिरिचुअलिटी कब जुड़ती है? जब आप काम कर रहे हैं और उस काम से आप पैसे भी कमा रहे हैं, पर आपका एक थॉट है कि मेरा काम किसी की मदद भी करना चाहिए, किसी की लाइफ में एक चेंज भी लाना चाहिए, एंड आई एम विद दैट थॉट। और मैं ये डे 1 पे बोल कर आई हूँ कि देखिए भाई, मैं यही थॉट लेकर आई हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ। आज आपने कहा वेबसाइट है, दैट इज ओपन, मैंने कुछ छुपाया नहीं आपसे, तो मैंने यानी आपको पूरा चॉइस दिया है टू लाइक मी और टू नॉट लाइक मी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने छुपाया नहीं आपसे कुछ। मैं अगर छुप के काम करती कि हाँ मैं यहाँ तो कह रही हूँ नहीं भाई पैसे नहीं करो, ये है वो, और पीछे से मैं आपको कह रही हूँ कि नहीं भाई इसका आपको इतना तो करना पड़ेगा ओपनली, नहीं भाई आपको ओपनली पता है क्या हो रहा है। आप अभी भी अगर मेरे वेबसाइट में जो बुकिंग नंबर्स है कॉल करिए, आपको ओपनली बताया जाएगा कितना है क्या नहीं है, कौन है क्या बोल रहा है। जो मोह माया बोल रहा है वो इंसान खुद भी मोह माया छोड़ के रखा है, और वो आपको जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता आपको चाहिए तो मैंने इस रास्ते पे किया है, मैं इस रास्ते की गारंटी ले सकता हूँ, आप करो। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं ये रहते रहते मैंने ये प्राप्त किया है, मैं इस रास्ते की गारंटी ले रही हूँ आपसे। अब आप रास्ता चुन लीजिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे मोह माया छोड़ के भगवत प्राप्ति करनी है, तो आप उस रास्ते पे जाइए। अर्जुन ने तो नहीं छोड़ा सब कुछ, राजा खानदान है, राजकुमार है, परिवार है। श्री कृष्ण ने भी तो कोई परिवार तो नहीं छोड़ा, चाहे द्वारिका नगरी क्या वैभव है, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि द्वारिका नगरी का वैभव है, लेकिन जब समय आया तो 1 मिनट में खत्म भी कर दिया उस नगरी को। ये चीज आपको आनी चाहिए कि आपके ऊपर आपकी चीजें, आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ हावी नहीं होना चाहिए कि इसका ये नहीं तो क्या, नहीं ये नहीं तो ये फिर हो जाएगा, आज अगर ये नहीं किया तो कुछ और हो जाएगा, ये चीजें मुझ पर हावी नहीं हो सकती। तो ये भी तो सीख आपको अर्जुन से और श्री कृष्ण से ही मिल रही है ना। तो अगर कहीं पर आप भगवत प्राप्ति वैराग्य लेकर कर रहे हो, तो कहीं पर भगवत प्राप्ति राजा अम्बरीश ने भी की है, जो राजा थे, गृहस्थ में थे। तो व्हाई नॉट दैट एग्जाम्पल? आई एम गिविंग यू दैट एग्जाम्पल बिकॉज मैंने ऐसी लाइफ जी है। और जब आप कह रहे हो कि भगवान की बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए ले रहे हैं ना, आप तो बुरी बातों के भी पैसे जाके दे रहे हो। जो चीज आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, आपको मौत तक लेकर जा रहे हैं, अब तो उनके लिए भी पे कर रहे हो लाखों रुपए। और यहाँ पर कोई अच्छा, और इसलिए तो यूथ नहीं बढ़ रहा। आज मैं क्यों, और आप कह रहे हो कि ये इट विल टेक टाइम, मे बी आई एम द पर्सन हु विल ब्रिंग द चेंज। कि शायद ये जिम्मेदारी मैं अगर अपने भगवान ने मेरे ही कंधों पे दी होगी कि हाँ बहुत गालियां भी सुननी पड़ेगी, सुन लेंगे, बट मैं तो नहीं जाऊंगी इस रास्ते से बाहर। अगर आपको लग रहा है कि हम बोलेंगे, हम इसको सताएंगे और ये कथा छोड़ देगी, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। हम भी चाहेंगे आप ना छोड़ें। हाँ, तो मैं तो करूंगी जी। तो उसी वक्त मुझे ऐसा लगता है कि यूथ इसलिए आगे नहीं आता, क्योंकि जब आप यूथ को बोल रहे हो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, तो यूथ को भगवान को छोड़ना ज्यादा आसान लगता। बिल्कुल सही कि नहीं मैं तो अपनी लाइफस्टाइल नहीं छोड़ने वाला। ठीक कह रहे। उस वक्त मैं आगे कहूंगी नहीं छोड़ने दूंगी लाइफस्टाइल, लेकिन मैं भगवान से भी मिला दूंगी। बहुत अच्छा। मैं बताती हूँ कैसे होगा, अच्छे तरीके बैलेंस्ड में। काम खराब भी नहीं होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, आप अपनी जिंदगी भी जियोगे, अपने सपने भी पूरे करोगे, और आई थिंक मेरे हिसाब से और बेहतरीन तरीके से करोगे, क्योंकि अब आप भगवान से जुड़े हो, तो आप अपने आप समाज और देश का भी सोच रहे हो। बिल्कुल ठीक है। इवन मैंने, अगर मैं खुद अपना एग्जांपल बताऊं तो मैं कई बार ऐसा देखा है, जैसे अगर कोई एनजीओ का इवेंट है, तो अगर मैंने अपने किसी दोस्त को बुलाया, मैं आजा यार आज तो इतना काम है, अगर उसी दिन मैं रात को बोलूंगा यार अगर कोई पार्टी वगैरह हो, तो वो जाके वहां पे 50,000 रुपए का टेबल भी बुक कर देगा। बट अगर ये जो पॉजिटिव चेंज है, जो एक चीज जो दूसरे इंसान के अंदर एक अच्छी भावना लाती है, उसको लोग चाहते नहीं यार इसमें तो तुम सब छोड़ दो। और उसमें कितना आप अगर देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज आप कह रहे कि आप इतना लेते हैं किस चीज का, अरे आप उस इवेंट को देखो,
किस लेवल पर होता है, किस लेवल पे होता है, कितने लोग कितनों जुड़े के हुए हैं। परिवार है। जैसे आज आपने आप 30 पूरा परिवार अब कई बताया। लोग कहते हैं इतना तामझाम स्टेज बनता है, तामझाम में तो लोग भी तो आए ना, जो स्टेज सही बात। बना रहे हैं, वो एक एक जो फूल जो इकट्ठा कर रहा है, जो स्टेज को बना रहा है, जो लाइटिंग कर रहा है, जो साउंड सिस्टम लेकर आया है, जो पंडाल लेकर आया है, यानी एक कथा से कितनों के घर में पैसा गया है। दुख की बात है, जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है, नहीं वही अंदर मुझे से, लगता है कि मतलब मेरे मुझे को पर्सनली ये फील हो रहा आई है थिंक कि इस्कॉन यार का बताओ। कोई वीडियो मैंने देखा था और मुझे हो सकता है उनका बात करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि किसी को बुरा भी लग सकता है कि या फिर जिस इंसान ने क्वेश्चन किया वो भी बहुत गलत तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप भगवान को बेच रहे हो, या ये उन्होंने कहा आप गीता जी बेच रहे हो, कि आप गीता जी बेच रहे हो। तो उन्होंने बोला तो क्या दारू बेचे, मूंगफलियां बेचे, अच्छी चीज दे रहे ना तुमको, ऐसी तो नहीं दे रहे जिससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाए, तुमको तकलीफ हो जाए, तुम्हारा परिवार खराब हो जाए, तुम्हारी मानसिकता खराब हो जाए। बहुत अच्छा। अगर हम दे भी रहे तुमको ऐसी चीज दे रहे जिसको लेते ही तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी, तो हमको तो ये बेचना भी चलेगा बहुत खूब। कि हम आपको ऐसी चीज दे रहे हैं और उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। आज क्यों आपको आपकी मेहनत लगती है और उसका आप एक अमाउंट चाहते हैं और हमारी मेहनत नहीं लगती। कई लोग आकर कहते हैं कि एक काम करते, सब कुछ छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ के कथा करो ना, एक बार आइए प्लीज। आपका तो फिर भी सिलेबस है, मेरा तो सिलेबस भी नहीं है। आप तो हर फील्ड से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो। आज कहने को मैं आपसे कह सकती हूँ मैं श्रीमद् भागवत पे बात कर रही हूँ, आप क्यों मुझसे रिलेशनशिप पूछ रहे हो, आप क्यों मुझसे पेरेंटिंग पूछ रहे हो, मेरा क्या लेना देना इससे। पर मैं नहीं बोल सकती, एज अ स्पीकर मुझे हर फील्ड पे आंसर करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे हर फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी तो नेवर एंडिंग पढ़ाई है भाई। और उसके बाद भी आप अगर कोई गलती भी करो, आपके कुछ लोगों को पता चल रहा है, मेरी एक छोटी सी गलती भी इतना बड़ा सेंसेशन बन जाता है, ट्रोलिंग बन जाती है, और बड़े बड़े लोग आके कि इनको बैन करो और ये करो और वो करो। एंड ऑफ द डे इंसान तो हम भी है जी। आप 2 घंटे का सेशन कर रहे हो, मैं 2 घंटे में तो हर बात सही नहीं बोल सकती, कुछ बातें इधर उधर जा सकती है मेरी। ये अगला मैं इसी पे आने वाला था कि आपने आपकी पुरानी वीडियोस मुझे आप क्या बोल रहे पहले से पता है। आई शुड स्टार्ट द एस्ट्रोलॉजी थिंग नाउ। आपकी जैसे कुछ पुरानी वीडियोस देखी, बहुत ज्यादा पुरानी वीडियोस थी कुछ तो जिसमें आपने जैसे कहा है कि जो नहीं बोले जय, आई नो तो उनकी हाँ होगी वो जो एक ये, और एक तो मोर वाला था, मोर का आंसू जी। टपकेगा, वो अगर मोरनी संभोग नहीं पी करते, लेगी हाँ। तो वो बच्चे नहीं होंगे। तो ये चीजें मतलब लोग कहते हैं कि यार आप उस पद पे हैं, वहां पे आपने अच्छा आप गलती। एक बात बताइए, पद पे है ठीक है, आपने समझा पद पे है, आप एज भी तो देखिए। 7-8 साल की बच्ची ये बात कर रही है, और आप 7-8 साल की बच्ची के एक्सपेक्टेशन आप 60 साल के बुजुर्ग का कर रहे हो। ठीक है, अगर मैंने आज कोई भी इंसान किसी फील्ड में आ रहा है, उसको टाइम लगता है चीजें सीखने में। इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि नहीं, जब एक्सपीरियंस आ जाएगा। आई थिंक मैंने इंटरव्यू नव्या नंदा का देखा था, और वो कह रहे कि अगर आप ये मुझे बोलोगे कि तुम पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस लेकर ही हमें बात करने आओ, तो मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई। आई विल वेट फॉर 50 years एंड देन आई विल कम एंड स्पीक अबाउट इट। वाई नॉट कि मैं एक एक चीज़ जो सीख रही हूँ वो आके आपको बोलूँ, और उसमें से एक सीख मैं ये भी दूसरों के लिए कहती हूँ कि ये नहीं मैं अपनी गलती छुपाने के लिए नहीं, मैं कहूँगी मेरी गलती थी। मैंने उस वक्त एक माइंडसेट बना के रखा था कि आप जो, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे कोई फेवरेट नहीं होते, या आप कुछ फेवरेट्स बना लेते हो और आप कहते हो ये जो बोलेगा सही है, ये जो करता है बिल्कुल सही है, और आप उनको सुन रहे हो और आप वही बात दोहरा रहे हो, आप अपना रिसर्च नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो आज मेरी कथा का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब मैं एक टॉपिक है जिस पर आता है श्रवण, चिंतन, मनन। ये 3 सीढ़ियां हैं अध्यात्म के लिए। और श्रवण होता है सुनना, चिंतन होता है अपना रिसर्च करना। सुनने के बाद आंख बंद करके विश्वास मत करो, मुझे भी मत करो, क्योंकि शायद मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती करी जिसका आज मुझे अभी तक परिणाम मिल रहा है। वो बहुत छोटी एज में मैंने किया है, उस बात को शायद 15 साल से ऊपर हो चुके होंगे, पर आज भी आप मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। नॉट आप, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मतलब मैं नहीं कर रहा ये, मतलब नहीं। हमने रिसर्च, मतलब वही में कि मेरे अधिकतर इंटरव्यूज में हुआ है, हम लोगों से मिलते होता है, कमेंट सेक्शन में कई भरा बार रहता, लोग तो ये क्लियर हो जाएगा कि आज। इतने साल नहीं होता। आज तो हो जाएगा। अगर आपने पूछा, मैंने थोड़े टाइम पहले ये इंटरव्यू में दिया है और वो वीडियो भी वायरल हो चुका है, सबको पता है, बट स्टिल देयर आर क्वेश्चन, बिकॉज आपने जब पोस्ट किया कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, लोग पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, तो और मुझे है कि वो लाइफ टाइम रहेगा। आई नो दैट एक्सेप्टेंस, आई एम ओके विद इट, ठीक है। और यही बात एक और एक्सेप्टेंस आती है, नो मैटर व्हाट यू डू। कुछ समाज के लोग होंगे
जिनको आप नहीं अच्छे लगे, बिल्कुल ठीक है। जो आपकी 100 बात हटा के आपकी 2 गलत बात लेंगे कि ये 2 गलत बोली है तो इस लड़की को नहीं आना चाहिए। एक आखिरी कंट्रोवर्सी जो है कि जो जय किशोरी हैं वो बहुत वेस्टर्न है। कैसे आपका एक यहाँ आपने स्पीच दी थी जहाँ पे आपने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अपने अपने हर काम में अपनी स्पिरिट डालो। तो लोगों ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी वेस्टर्न है, अध्यात्म ये है जो हमारी अपनी संस्कृति है। और जैसे आपका पहनावा है, लोग कहते हैं कि बिल्कुल यू आर वेरी वाइब्रेंट इन चीज़ों में, तो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं जय किशोरी एक वेस्टर्न है अपने उन तरीकों से। तो इसमें वो ड्यू तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आप क्या मानते हैं? क्या होता है वेस्टर्न? मैं सूट पहनती हूँ, मेरी जगह का कपड़ा है ये। मोस्टली मेरे अटायर सारे इंडियन अटायर्स होते हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि मैं साधु संतों की तरह नहीं ड्रेसअप होती हूँ, शायद लोगों का मतलब ये था, मुझे ऐसा तो लगता है। मैं हूँ भी नहीं वो। तो मैं क्यों किसी के सामने एक ऐसे ड्रेसअप में जाऊँ जो मैं हूँ नहीं। तो मुझे रियल रहना ज़्यादा पसंद है कि जो मैं हूँ, मैं जैसी घर पे रहती हूँ, जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, मैं आज आपके साथ हूँ। मुझे आज भी याद है जब पहले मैंने झुमके पहने थे और कुछ लोगों ने कहा क्यों आपने, मुझे लगा मुझे अच्छा लगता है। और भाई इंडियन ब्यूटी है ये। आजकल ज्वेलरी खत्म होती जाती है। पहले औरतें क्या गहने पहनती थी, आज ये सब खत्म हो रहा है। तो आपके सूट है, आपकी साड़ियाँ हैं, आपकी ज्वेलरी है, बिंदियाँ हैं। मुझे कई लोगों ने बोला अब तो शादी भी नहीं आप बिंदी लगा रहे। मुझे सुंदर एक लगते हैं। अलग ही और सिर्फ सुंदरता नहीं है, क्योंकि शायद बिंदी हटा के भी मेरी आंखें तो वही है, नाक वही है, चेहरा वही है, पर मुझे एक अलग सा पता नहीं क्यों अपने चेहरे पे एक अलग सा वाइब फील होता है सिर्फ बिंदी लगाते ही। और मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है आपको नहीं लग रहा, आपकी प्रॉब्लम है, या आपको लग रहा है अभी क्यों लगा रही है या ऐसा क्यों है, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है और ये मेरे कल्चर को आगे लेकर जा रही है और रियल है। मैं वैसा नहीं पहनावा रख रही जो मैं हूं नहीं, जो है वो रखे। मैं उस चीज़ से भी नहीं हूँ कि मुझे उस पहनावे से प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है जो आप हो नहीं वो आप दुनिया को दिखाओ मत। मैं ये हूँ और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हूँ वो कई लोग हैं तो उनको मैं ज़्यादा रिलेटेबल लगती हूँ। आई वुडेंट वॉन्ट कि कोई मुझे देख कर बोले कि ये अलग है, हमारी नहीं है। और आज मुझे 90% यूथ जब चाहे मेरी कथा में आता है वो यही बात कहता है कि हम आपको सिर्फ इसीलिए सुनने आते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है हमारा सा कोई वहाँ आके बैठा है जो हमारी बात को समझ रहा है, जो हमारी चीज़ों को समझ रहा है, हमारी सोच को समझ रहा है, जो ऐसी बातें नहीं कर रहा जो हमें लगता है कि यार ये हम तो नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है मेरा चेंज आ रहा है, मुझे यही चेंज लाना है क्योंकि आज के युवा को ही मुझे अध्यात्म में लाना है। बाकी की आधी से ज़्यादा जिंदगी निकल गई। एक बहुत रीसेंट इंटरव्यू मैंने रोड में जो इंटरव्यूज लेते हैं उनका देखा था कि कोई ओल्ड लेडी है और मीडिया वालों ने उनसे पूछा था कि आप किसको वोट करेंगे। उन्होंने बोला हमारी जिंदगी निकल गई बेटा, अब तुम देखो तुम किसको वोट करोगे, हम तो जा रहे हैं, संभालना तुमको, हमारी तो चलने की तैयारी है, अब तुम देख लो किसको चलाना है। एंड दैट वाज सो ट्रू कि आज आपको एक्चुअली सिखाना यूथ को है, ये चलाएंगे समाज, ये चलाएंगे देश, और इनको आप एकदम ही विपरीत कर रहे हो कि नहीं ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये रूल इतना देख के यूथ बोलता थैंक यू, हो गया, जैसे जी रहे वैसे ही जिएंगे। आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे लाना है और मैं आप आगे क्या, मैंने आगे बहुत मेरी प्लानिंग्स है जिसको देख के मुझे पता है और भी कंट्रोवर्सीज होगी कि व्हाई दिस व्हाई दैट। आई एम दैट मदर हु वांट्स टू फीड हर चाइल्ड। चाहे भगा के खिलाओ, चाहे फोन दिखा के खिलाओ, मुझे खाना खिलाना है। अब आप बोलोगे कि आपको कथा में ऐसे खाना है तो मैं ऐसे खिला दूंगी, मोटिवेशन के तौर पे खाना है, पॉडकास्ट के तौर पे खाना है, या आगे जो प्लानिंग्स है उसमें, आई जस्ट वांट माय चाइल्ड टू ईट एंड दैट फूड इज एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए गलत सही कोई तय नहीं करता, वो कर रहा है। हाँ, अगर मुझे काम मिल रहा है, अगर मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल तो रहा है लोगों को पसंद और अगर मैं मेंटली भी खुश हूँ, क्योंकि चोर अपनी परछाई से भी डरता है, तो भले ही वो बहुत कमा रहा होगा लेकिन परछाई देख के भी एक बार उसको लगे कोई मुझे पकड़ने आया है, अंदर से वो खुश नहीं है। तो अगर आज मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जहाँ मेरी खुशी मेरे चेहरे पे झलक रही है लोगों को, कि लोग आके बोल रहे कि चेहरा देख के भी हमको अच्छा लग रहा है, कुछ तो सही कर रही हूँ, जिसका फल वो दे रहा है, फल तो वही देगा, बाकी समाज और तो कोई देने वाला नहीं, तो मैं किसी और को तो खुश करने आई नहीं जी। मेरे एक मेंटोर है और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी चीज़, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में मैंने भी उनको कि सर उनको ये बात नहीं अच्छी लगी तो इनको बोले बेटा एक ही बात बोलना,
आई एम हियर टू सर्व क्वालिटी, नॉट टू इम्प्रेस पीपल। मेरा काम यहाँ पे अच्छी चीज़ें परोसना है, जो अच्छे होंगे खा लेंगे, जो नहीं होंगे तो बुरों को कहाँ अच्छी लगी आज तक। जी, बहुत अच्छा। इवन मैंने खुद क्यों रिलेट किया जया जी, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इंसान के संस्कार मैटर करते हैं। और संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपका पहनावा क्या हो। अब जैसे एक अभी रिसेंटली मैंने पिक्चर देखी थी विनायक सावरकर, मुझे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संस्कार, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, हो सकता है सभ्यता बदल जाए, पर अंदर से तो मैं वही हूँ। तो शायद आप कल को इवन अगर आप जीन्स भी डालना चाहें, आप कल को अपने कंफर्ट जोन में, पर आपकी सोच तो वो होनी चाहिए। तो संस्कार एक इंसान को बेहतर बनाते हैं, इंसान का चरित्र उनको बेटर बनाता है, ना कि ये चीजें जो शायद मुझे लगता है कि देखने मुझे से। लगता है संस्कार में हर चीज आती है। फॉर एग्जाम्पल कि आज अगर मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ तो आई वुडंट से कि मुझे सर नहीं ढकना, कि नहीं मेरे अंदर बहुत भक्ति है। नहीं, वो वहाँ का नियम है और आपको नियम मानना पड़ेगा। आप कहीं और जाएंगे जहाँ, आज स्कूल में मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकती। स्कूल में तो मैंने नहीं बोला मैं सूट पहन के जाऊंगी, वहाँ तो शर्ट ही था और स्कर्ट ही था, आपको वही पहनना पड़ा था और मैंने 12 साल स्कूल में वही पहना है। तब तो मैं नहीं कह रही थी कि वो स्कूल है भाई, मत पढ़ो। नहीं तो अगर आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के नियम नहीं मान सकते तो आप मत जाइए वहाँ पर। आप ये कहिए कि चलो, कई लोग घर में भी पढ़ाई करते हैं, अब घर में पढ़ाई कर लीजिए। कई कहेंगे कि नहीं भाई मुझे यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, क्योंकि मैं इसमें नहीं, मेरे घर में मेरे भगवान है। वेरी गुड, पर अगर आप वहाँ जा रहे हो तो इतना दिमाग सबको होता है कि कहाँ क्या पहना जाता है। और ये मैं लड़का लड़की दोनों के लिए कहती हूँ, सबके लिए। मैं जगहों पे, जैसा मैंने जो एग्जाम्पल दिया, आज मैंने रिसेंटली जो एक भजन किया था और हमने पहले ही हम बात कर, आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, लाइक प्लीज लेट मी नो कि क्या रूल्स होते हैं, क्योंकि मुझे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। क्यों? क्योंकि मैं कहीं आई हूँ, मैं अपनी मनमानी अपने घर में जताऊं, लेकिन अगर मैं कहीं आई हूँ और वहाँ के कुछ नियम है तो या तो मैं आऊँ ना, और आऊँ तो मैं नियमों का पालन करूँ। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर, प्लीज़ मुझे बताइए क्या पहना जाता है, क्या नहीं पहना जाता है। आप सर भी ढकते तो उसका भी कितना होता है कि अब ढकने को तो इंसान यहाँ भी रख सकता है, यहाँ भी रख सकता है। तो मुझे और उन्हें से लग रहा है अब ऐसा तो नहीं, अब मैंने, मेरा डर नहीं है, ये मेरी श्रद्धा है। क्योंकि वो मुझे लगेगा कि आज अगर कोई मंदिर भी आ रहा है तो मेरी भी एक श्रद्धा होगी कि कोई अगर, कि आप क्या करो, पूजा कैसे करते हैं आप, नियम ये है, इतने बजे पूजा करते हैं। एंड आई वुड लव दैट पर्सन जो इस चीज़ को समझेगा कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है उस चीज़ की। तो मुझे इज्जत करना पसंद है। तो दिमाग सबको होता है कि कब क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो डिसीजन आप लेते हैं, बात अलग है। सभ्यता, देखिए सभ्यता संस्कार क्या है। आज मैं अपने पापा पे चिल्ला दूं कि प्यार तो है अंदर, ये नहीं संस्कार, वो आपको दिखाना भी पड़ता है कि है। तो मैं पहनावे या सोच किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस हूं कि ये समझो जगह किसकी क्या होती है। एक अच्छे संस्कार की क्या डेफिनेशन होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जब जज किया जाता है संस्कारों के बेसिस पे? क्योंकि क्या होता है कि मैंने भी अपने आस पड़ोस में देखा है, जब बड़े बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर लड़की क्लब में जाती है और शी कम्स होम ड्रंक, तो उस पे संस्कारों पे बात आ जाती है। अब उसी लड़की से पूछो, वो कह रही मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, बोलने वालों को बोलने दो। तो इसमें ये कहाँ किस हद तक जस्टिफाइड है? मैं जब भी आप चाहे ड्रिंकिंग है जो भी इस पे बात करते हैं, मैं इस पे संस्कारों पे तो नहीं आती, पर मैं डेफिनेटली हेल्थ पे और माइंडसेट पे आती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें आप होश में नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल रहे हैं कुछ गलत करने का। चाहे वो लड़ाई झगड़े में है, चाहे वो किसी से रिश्ता तोड़ने में है, चाहे वो मारा पीटी करने में है, चाहे वो अपना ही कुछ खराब कर लेने में है। और दूसरे दिन इंसान खराब होने के बाद यही बोलता है अगर मैं होश में होता तो मैं ये नहीं करता। तो मुझे शायद इन चीज़ों से इसीलिए कि ये आप मत करिए। आप अपनी ज़िंदगी को इतना हाई लाइए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े उन चीज़ों करने में। पर इसमें संस्कार नहीं आते, इसमें आपका हेल्थ और आपका थॉट प्रोसेस आता है कि आप एक ऐसी चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं तो शायद आपको आगे जाके बर्बादी की ओर लेकर जा सकती है। पर अगर आप उसमें कैरेक्टर जोड़ देते हैं तो वो अगेन आई एम अगेंस्ट दैट। वही जो वो सब है कि जब लड़का करे तो उसकी तबीयत खराब पे आ जाएगा कि नहीं ये खराब हो जाएगा, लड़की करे तो कैरेक्टर पे आ जाता है। अगेन आई एम नॉट। फिर ना लोग ऐसे भी, जैसे लड़कियों को मैंने कई बार देखा सुना कि ये भी कहते हैं कि जैसे अगर लड़के मतलब पब्लिकली टी शर्ट उतार के जा सकते हैं, पर लड़कियां भी ये कर सकती हैं। तो लड़कियां कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए ऐसे कहती हैं कि भाई इक्वालिटी में आप जिस तरह लड़कों को देखते हो उस तरह लड़कियों को क्यों नहीं देखते? हाँ, बात तो सच है,
पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहती हूँ उन्होंने जो किया वो करना। हाँ नहीं ऑब्वियसली हाँ नहीं, मैं यही थॉट बता रही हूँ कि एक्चुअली जब ये बात बोली जाती है इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं कि वो जैसे घूम रहा है या वो जैसे रोड पे जो हरकतें कर रहा है वो हमको करना है। हम आपको बोल रहे हैं उसको जज नहीं कर रहे हो आप, और हम उसका 10% भी नहीं कर रहे, पर आप उस 10% में भी हमको जज कर रहे हो। बात ये है, मुझे वो करना नहीं है। जब कई बार लोग बोलते कह रहे हम रास्ते में हम तो वॉशरूम भी जा सकते, आप अरे हमको नहीं करना, बस एक तरीका है, लेकिन हम anecdote आपका है। थॉट प्रोसेस बता रहे कि आप उसको भी जज नहीं कर रहे, और हमारा में आप 10% भी कुछ हो जाता है आप इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर देते हो कि ये हो गया, उस चीज से प्रॉब्लम है मुझे। तो एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट, जब चॉइस की बात आती, फ्रीडम ही तो है ना कि चूज हम जो भी कर रहे हैं। तो अगर आप उसको भी डांटो, फिर जैसे आपने जब अभी ड्रिंकिंग की बात की, मैं तो दोनों के लिए कहती हूँ ये चीज ठीक है, कि आप even है। अगर कोई बोले लड़की, अरे लड़के भी पी रहे हैं, और मैं लड़कों को भी बोलूंगी मत पियो, कि आपके लिए ये चीज खराब है, आपके शरीर के लिए खराब है, और आप अगर कोई ज्यादा नशे में आए, आप कुछ ना कुछ गलत हरकत कर दोगे, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आप रिश्ते खराब कर दोगे, आप मम्मी पापा पे चिल्ला दोगे, आप हो सकता है रास्ते में जा रहे हो एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि आप होश में नहीं हो। तो आप ऐसी चीज क्यों ले रहे हो जो आपको खराबी कर रहा है? सुबह भी आपकी हालत ठीक नहीं होती, कौन सा सुबह आप बड़े खुश उठते हैं कि नहीं नहीं भाई ऐसा कोई सर पकड़ रहा है, कोई डिसिप्लिन ले रहा है। हैंगओवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में यानी एंटरटेनमेंट या खुशी की इतनी कमी है कि आपको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो उसको सुधारो। आप उसके बिना नाच सको, आप उसके बिना खुश हो सको, तब मैं मानूंगी कि आप इंजॉय कर रहे हो। अभी तो आप इंजॉय नहीं कर रहे, आप एस्केप कर रहे हो, यानी इंजॉयमेंट रियल में आपके लाइफ में है ही नहीं। तो आपको एस्केप का कोई बहाना चाहिए। तो ये, लेकिन मैं दोनों के लिए कहती हूँ, तो ये यही है, चॉइस हो, टॉन्ट्स हो, बाउंड्रीज हो, दोनों के लिए रखो। एक को आप कुछ भी नहीं बोल रहे, यानी वो गलत से गलत भी कर देता है तो उस पर भी गलत बोलने के बजाय बोल रहे वो तो लड़का है, करेगा, तुम देखो। इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। एक लास्ट और फाइनल राउंड हाँ कर लिया जाए ना, हाँ, है ना? हम एक एक वर्ड बोलेंगे एंड आपको बताना है व्हाट्स योर टेक ऑन इट। Right. और आपको सोचना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में हो जाओ, जो फर्स्ट थॉट में आए वो बोलना है। पानी ले लो, यू कैन फील कंफर्टेबल, प्लीज। ये लो, दिव्य, यू वांट टू टेक ओवर? हाँ प्लीज। तो पहला वर्ड है गोलगप्पे। पुचका। आई एम अ पुचका लॉयलिस्ट। वहाँ कोलकाता में पुचका चलता है। हाँ जी। आईफोन। शौक। प्रेम। कृष्ण। In every time you're gonna ask me Prem, I'll say Krishna. And what if I ask Krishna? Prem. धर्म। Lifestyle. राधा। Epitome of love. इनसे कर्म। ज्यादा प्रेम और कोई नहीं है। कर्म। इसमें मुझे एक वर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, कर्म कैसे कर्म, क्या कर्म, पर आई थिंक आई वुड से इट विल कम बैक। तो वही सोच के करो, जो भी कर रहे हो घूम के आएगा। मोक्ष। भगवत प्राप्ति। पैसा। जरूरी, आप लाइफस्टाइल कंफर्ट के लिए बहुत जरूरी है। क्रोध। लाइफ थ्रेटनिंग, जिंदगियां खत्म कर सकता है। रिश्ते तो बहुत छोटी चीज है, क्रोध जिंदगियां खत्म कर सकता है। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा राउंड था। Where's the hamper? वेरी जेन्युइन आंसर्स। हैम्पर हमारा हैम्पर आने वाला है after the shoot, after the shoot. लाइक वेरी वेल, वेरी गुड, यही सुनने को मिल रहा है यार पॉडकास्ट में मुझे। नहीं, कोई hamper, hampers hamper, नहीं है। हैम्पर हमने रखा हुआ है संभाल के आपके लिए। चलो ठीक है। बट आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा था। आई थिंक लवली। इतना हम भी इंडल्ज हो गए कॉन्वर्सेशंस में, एंड जिस बेपाकी से आपने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस को हेल्प भी हुआ होगा उनकी अपनी लाइफ में। और जो थॉट्स, जो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो शायद एक मिलिशियस इंटेंट से लोगों के मन में आती हैं, मुझे ऐसा लगता है एक जोरदार उनके लिए जवाब भी था। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच जय जी हमारे शो का पार्ट होने के लिए। एंड आपके क्या फीडबैक है? हमारे आप आए हो पॉडकास्ट, हमारे साथ पहली बार शूट हो रहा है आपका। व्हाट्स योर टेक ऑन अस? नो, माय टेक इज इट वाज लवली। आपने बड़ा कंफर्टेबल फील कराया मुझे, इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कई ऐसी बातें बोल दी होंगी जो आपने कहा कि जिसका जोरदार धमाका होने वाला है। बट यू गाइज मेड मी दैट कंफर्टेबल दैट आई वाज ओपन टू ऑल दीज थिंग्स, एंड यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की लोगों को। जी सबसे ज़्यादा अभी स्पिरिचुअलिटी हाइप पे आ रहा है,
क्योंकि मुझे लगता है उसका रीजन है कि सबसे ज्यादा तकलीफें अभी लोगों को आ रही है। बहुत रैपिडली दुनिया चेंज हो रही है, बहुत एक्सपोजर्स मिल रहे हैं, और सही क्या है गलत क्या है किसी को पता नहीं है। तो एवरीबडी इज पुटिंग अप देयर पॉइंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंक्लूडिंग मी। आज हर कोई ये बता रहा है ये सही है वो गलत है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को एकदम एग्जैक्टली नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है, इतनी नई चीज़ें, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे रिश्ते, चाहे पेरेंटिंग के। आपके 10 आजकल बच्चा पैदा करने से पहले कितनी किताबें पढ़ते हैं। Seriously. तो इतना चेंज आ रहा है कि उस वक्त ज़रूरी है कि बातें हों। सही क्या है गलत क्या है ये सेकेंडरी होता है, बात होनी चाहिए इस पर। वो बात होनी चाहिए का काम आप लोग कर तो रहे हैं। अगली बात हो जाए इसके लिए एक प्रॉमिस कर दीजिए कि पार्ट 2 हमारा जल्दी शूट हो जाए। ये आपको, ये आप लोग प्रॉमिस करिए जो देख रहे हैं, इफ दे गेट गुड व्यूज, ओह माय गॉड, एंड बाय व्यूज We आई will, से we will. हाँ, बिकॉज वी वांट कि आप तक पहुंचे। करेक्ट, तो अगर आप सब इसको ज्यादा देखेंगे और हमें लगेगा कि आपको हमारा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा है, यस, आई थिंक हम सेकंड पार्ट परफेक्ट, For थैंक sure. यू सो मच। सुपर टॉक्स में जुड़ने के लिए और हमारे चैनल की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।